क्रॉनिकल मैगजीन से अगस्त महीने का पूरा करंट अफेयर्स तुम लोगों को दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना और लोगों तक शेयर भी कर देना, और हाँ, चैनल को धीरे से सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी। धन्यवाद। राधे राधे। बढ़ते हैं, वीडियो को यार जरूर शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, और जो भी आपका सुझाव हुआ करे उसको जो है कमेंट बॉक्स में चिपका दिया करिए। मेरठ में राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क जो है वो बनाए जाने की घोषणा की गई है। मेरठ में बनाई जाएगी। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 2.15 किलोमीटर। याद रखिएगा। हरित एकीकृत मतलब ऐसी जिसको बनाने के लिए पर्यावरण अनुकूल सामग्री और तरीके जो हैं वो अपनाए जाएंगे। फिर है वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। भारत और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ है। जो छोटी नदियां हैं उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित करने की जो है वो साझेदारी हुई है दोनों देशों के बीच। दोनों देश जो है अपनी अपनी जो विविधता है, जो अपनी अपनी विशेषज्ञता है, उसका लाभ उठा के ये काम करेंगे। तो इसमें भारत सरकार तो है, ये है IIT BHU और डेनमार्क, 3 पक्ष जो है वो शामिल हैं। टिकाऊ तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा और गंगा की एक सहायक नदी वरुणा, ये नाम भी याद रखना है, इसको भी पुनर्जीवित किया जाएगा। तो अभी बनारस में जो है वो लैब स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना कब लॉन्च हुई? ये डेट महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। 15 अगस्त 2024 को योगी आदित्यनाथ ने इसको लॉन्च किया। इसके तहत जो युवा उद्यमी हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कैसा ऋण? ब्याज मुक्त। इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कथन के रूप में आपसे इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो भले ही मिलने में देरी हो, जैसा कि हर बार होता है, चप्पलें घिस जाती हैं एक आदमी की। लोन वगैरह जो है ना वो बड़े लोगों के लिए ही बने हैं, वही फ़ायदा उठाते हैं। तो 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाया जाएगा। कितने युवाओं को? 1 लाख युवाओं को। ये ऋण कैसा होगा दोस्तों? ये ब्याज मुक्त होगा। और इसके लिए पात्रता के लिए कंडीशन क्या है भैया? कि तुम्हारी आयु जो है वो 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होना चाहिए। अगला है, राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र से 528 मेगावाट बिजली उत्पादन का काम शुरू हो गया है। और बात करें सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश को जो है वो 5वां स्थान प्राप्त है। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पे गुजरात। तो पहला और दूसरा याद रखिएगा। यूपी 5वें स्थान पे है। नोएडा की बात करें दोस्तों तो ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट हो गया है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट को ISO 9001 और 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया गया। ये पहला कमिश्नरेट है यूपी का, याद रखिएगा। और क्यों दोस्तों इसको यह सम्मान मिला? विश्व स्तरीय सेवाओं के लिए, कुशल समस्या समाधान प्रणालियों के लिए, मजबूत प्रशासनिक जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनके लिए। मतलब बढ़िया से काम हुआ है। इसको मद्देनजर रखते हुए इसको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में इस कमिश्नरेट ने अच्छा प्रदर्शन किया। ये भी याद रखिएगा। लक्ष्मी सिंह को आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। गौतम बुद्ध नगर की बात करें दोस्तों तो इसकी कमिश्नरेट की स्थापना जो है 2020 में की गई थी। वर्तमान में दोस्तों कुल 7 ऐसे जिले हैं जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। कौन कौन से हैं? 7 के सातों आप रट लीजिए। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद 3, कानपुर 4, वाराणसी 5, प्रयागराज 6 और आगरा 7। तो आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है। बाकी कानपुर को पकड़ लीजिए, वाराणसी और प्रयागराज तीनों गंगा नदी के किनारे हैं। बचा गाजियाबाद और गोमती, ये दोनों गा से शुरू हो रहे हैं, ऐसे याद रखिएगा। और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है, इसको भी अलग से याद रखिएगा। ये तो राजधानी है, ये तो आपको याद ही रहेगा। उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन संशोधन विधेयक विधानसभा ने इसको पारित कर दिया है। इसके तहत किसी महिला को धोखा देकर उससे शादी करने या अवैध रूप से उसका यदि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले सूचित करना होगा। तो ये याद रखिएगा। और इस अधिनियम में लव जिहाद को परिभाषित किया गया है। अयोध्या जो है दोस्तों आदर्श सौर शहर घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत इसको यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो यदि पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति जो है कब लाई गई, तो 2022 में लाई गई। इसको याद रखिएगा। किसी शहर को सौर शहर क्यों घोषित किया जाता है? जब नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र से जो ऊर्जा पैदा की जाती है वो यदि पारंपरिक ऊर्जा की जो मांग है उसमें 10% की कमी कर दे तो उसको जो है सौर शहर घोषित कर दिया जाता है, जिस शहर में ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? सोलर सिटी सांची। और पहला गांव कौन सा है? मोढेरा गुजरात का है। और अब जो है ये यूपी का पहला हो गया है, याद रखिएगा। सौर शहर घोषित किया गया है अयोध्या को। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 7 नए मेडिकल कॉलेजों को अनुमति दी गई है। ये फैक्ट डाल लीजिएगा दिमाग में। और ये अनुमति दी किसने है? ये अनुमति जो है वो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दी है। वर्ष 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और किसकी जगह पे? तो भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह पे की गई थी। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना। लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं दोस्तों? सामान जहां से पैदा होता है उसके बाद उसको जहां ले जाके स्टोर किया जाता है और उसके बाद उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही लॉजिस्टिक्स
का नाम दिया जाता है। तो ऐसे क्लस्टर जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे, कुल 30 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। और एक्सप्रेस वे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे 30 जिलों में, और 33 इनकी संख्या है। और 5 जो प्रमुख एक्सप्रेस वे हैं उनके किनारे स्थापित किए जाएंगे, जिनमें गंगा एक्सप्रेस वे भी शामिल है, याद रखिएगा। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं यूपी के। तो लखनऊ में जो है दोस्तों अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप आयोजित की गई, एक फैक्ट ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक मक्का उत्पादन को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। फिर जो है यूपी में आपातकालीन जो प्रतिक्रिया सेवा यूपी 112 है, उसको लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक पहल नाम का जो अभियान है वो शुरू किया गया। ये जागरूकता अभियान है। और 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन के 1 साल तक चलने वाले शताब्दी समारोह का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इनको याद रखना है। कुछ और फैक्ट हैं वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार जो है, एक मिनट यार, थोड़ा टेबल को खाली कर लें, खिसकाने में आसानी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक द्वारा 4000 करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू की है, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने कितने की सहायता की है? 4000 करोड़ की ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए यूपी ने इस योजना की शुरुआत की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसने अनाधिकृत क्षेत्रों में अपशिष्ट कूड़ा कचरा फैलाने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, और यदि इसका उल्लंघन किया तो 5000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस फैक्ट को मैं पिछली बार भी आपको पढ़ा चुका हूं। मेरठ में एक विश्वविद्यालय है, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय। इसने दोनों देशों के विद्यार्थियों के बीच शैक्षिक अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो दोनों देश कौन? एक तो अपना भारत हो गया और दूसरा ब्राज़ील। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर सितंबर 2024 तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया जाएगा। मतलब 25 से 29 सितंबर के बीच यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। विकल्प में लखनऊ भी रहेगा, भ्रमित मत होइएगा, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। अब बिहार वाले जो हैं इस सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण जो है वो अनिवार्य कर दिया गया। बस इतना ही याद रखिएगा। वैशाली जिले में सबसे अधिक अपंजीकृत मंदिर हैं, ये फैक्ट भी बिहार वाले याद रखें। इसको अदर स्टेट वाले भी याद रखें, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ मंदिरों को पंजीकृत होना अनिवार्य कर दिया है। पूर्वी चंपारण दोस्तों, इसमें विशाल या फिर विराट रामायण मंदिर जो है वो बन रहा है। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण जो है उसने इसके निर्माण को मंजूरी दे दी थी। पेंच कहाँ फंसा था? पेंच ऊंचाई को लेकर फंसा था। तो 270 फीट ऊंचाई को अपनाने की मंजूरी दे दी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 270 फीट, पहले 225 थी, तो 270 फीट ऊंचा है। पूर्वी चंपारण जिले में बना है, बिहार वाले इसको याद रखें। 500 करोड़ रुपए की लागत से यह मंदिर बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी यहाँ स्थापित होगा। मंदिर वास्तुकला की बात करें तो कंबोडिया के अंकोर वाट, तमिलनाडु के रामानाथ स्वामी मंदिर और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर से इसकी वास्तुकला जो है वो प्रेरित है। विक्रमशिला कटरिया रेल पुल परियोजना को मंजूरी दे दी, बिहार वाले इसको याद रखें। ये जो रेल परियोजना है इसकी लंबाई 26.23 किलोमीटर है। इससे क्या होगा? कोयला परिवहन में तेजी आएगी। बिहार को झारखंड और पश्चिम बंगाल से जोड़ दिया जाएगा। बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस दोस्तों 19 अगस्त को नीतीश कुमार ने पटना में बाम्बेक्स सीवा वृक्ष को राखी बांधकर बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस का जो है आयोजन किया या फिर उसको मनाया। तो इस वृक्ष का नाम याद रखिएगा, बाम्बेक्स सीवा। बिहार वाले इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान राजधानी वाटिका में डोरंडा का पौधा भी लगाया। तो 2 पौधों के नाम आपको याद रखने हैं, बाम्बेक्स और डोरंडा। कैसे याद रखना है? बम्बू का डंडा, बम्बू मतलब बांस की बात हो रही है, मतलब बाम्बे, और डोरंडा मतलब डंडा, ऐसे याद रखिएगा। अब कुछ फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। बिहार जो है दोस्तों, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध जो है सीडैक पटना द्वारा विकसित किया गया है, बिहार वाले इसको याद रखें। और बिहार में ही दोस्तों कोसी मेची लिंक परियोजना जो है शुरू की जाएगी। दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये बात आपको याद ही होगी। और बिहार के गया में दोस्तों, बिहार के गया में एक पहाड़ी है ब्रह्मयोनी, याद रखिएगा ब्रह्मयोनी। यहाँ पर पौधों की एक श्रृंखला की खोज जो है वैज्ञानिकों ने की है। उनमें एक पौधा है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। ये जो पौधा है दोस्तों ये मधुमेह रोधी है, मतलब जो शुगर की बीमारी है उसमें इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि SC, ST और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% का जो निर्णय था उसे रद्द किया गया था। तो इसको याद रखिए, ये सब आप अच्छे से जान भी रहे होंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो सैनिटरी नैपकिन है, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देना शुरू किया है। इससे पहले जो अन्य राज्य थे वो सैनिटरी नैपकिन ही मुफ्त में दिया करते थे, लेकिन ये ऐसा पहला राज्य बन गया है जो महिलाओं को पैसा दिया करेगा। मासिक धर्म से संबंधित मिथकों और वर्जनाओं को दूर करने के लिए 2016 में मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ एक योजना की शुरुआत की थी, उसका नाम था उदिता योजना। इस योजना का नाम भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें
तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू, इन्होंने सरकारी स्कूलों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर मिड डे मील नहीं बन रहा है। नर्सरी से कक्षा 8 तक बच्चों को जो है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की पूरक योजना के रूप में यह उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब मध्याह्न मिड डे मील तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ एक बार उबला हुआ अंडा या फल भी बच्चों को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गुरु घासीदास राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य बनाने की घोषणा जो है छत्तीसगढ़ ने की है। राज्य वन्यजीव बोर्ड की सिफारिशें और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अनुमोदन इसको मिल गया है। तो यदि ये जो बन जाता है दोस्तों टाइगर रिजर्व, तो कुल 56 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, अभी 55 हैं। दोस्तों ये सब आपको अचूक मार्ग सामग्री में कराया है। जो लोग उसको तैयार किए होंगे उनका रिवीजन ही चल रहा होगा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक संत थे सतनामी सुधारक गुरु घासीदास, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर इंद्रावती बाघ अभयारण्य, उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य और अचानक मार बाघ अभयारण्य मौजूद हैं। तो कुल 3 अभयारण्य हैं, ये चौथा हो जाएगा गुरु घासीदास। ये कभी कभी मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है, नाम दे दिए जाते हैं और जगह दे दी जाती है, राज्य दे दिया जाता है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की है। इसमें क्या है, महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और ये पैसा किसको दिया जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे की 21 से 50 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को दिया जाएगा। 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो एक वर्ष में जो है कुल 12,000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। महिलाओं को केंद्र में रख के यार सरकारें क्यों काम कर रही हैं, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स नीति, महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी दे दी है। लॉजिस्टिक्स नीति 2024, इसके तहत ये क्या करेगा, 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क जो है अपने यहाँ स्थापित करेगा। फिर है मन्याचीवाड़ी गांव, महाराष्ट्र का पहला सौर गांव घोषित किया गया है। यूपी का कौन सा हुआ है, जिला अयोध्या, और ये जो है गांव है, एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा की है। सतारा जिले में है ये मन्याचीवाड़ी गांव। और भारत का पहला सौर गांव कौन सा, मोढेरा, आपको पहले ही बता चुका हूं। बेन गंगा, नल गंगा 2 नदियां हैं, इनको जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दे दी है महाराष्ट्र सरकार ने। कुल 462 किलोमीटर लंबी नदी जोड़ो परियोजना है, याद रखिएगा। अल्पसंख्यक शोध और प्रशिक्षण संस्थान को मंजूरी दे दी है, किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। क्यों दोस्तों, राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, उनके विकास का समर्थन करने के लिए इस संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। ओडिशा सरकार की बात करें दोस्तों तो सुभद्रा योजना को मंजूरी दे दी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। महिला सशक्तिकरण से संबंधित ये योजना है। 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो जो मैया सम्मान योजना थी झारखंड की, उसमें जो महिलाओं की आयु है वो कितनी, 21 से 50, और यहाँ पर कितनी है, 21 से 60 वर्ष। इसमें क्या होगा दोस्तों, महिलाओं को प्रतिवर्ष कुल 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो सुभद्रा योजना कैसे याद रखनी है। ओडिशा में दोस्तों रथ यात्रा, ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा का आयोजन होता है और वहाँ पर जो भगवान हैं वो 3 हैं। एक तो भगवान जगन्नाथ, दूसरी सुभद्रा उनकी बहन, और तीसरे जो उनके भाई हैं बालभद्र। तो इन 3 देवताओं को जो है उसमें बिठाया जाता है रथ में और यात्रा कराई जाती है। तो इससे याद रखना है कि भगवान की बहन है सुभद्रा, तो वो सबकी बहन हुई, और सबकी बहन हुई तो मुख्यमंत्री की भी बहन हुई, और मुख्यमंत्री की बहन है तो मुख्यमंत्री उनका कल्याण चाहेंगे ही चाहेंगे। तो सुभद्रा योजना को ऐसे याद रखिएगा। कहाँ की योजना है, ओडिशा की। फिर ओडिशा मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले बिहार और केरल ये काम कर चुके हैं, याद रखिएगा। बिहार और केरल प्रतिमाह 2 दिन बिहार दे रहा है और 3 दिन केरल दे रहा है मासिक धर्म के दौरान। अब वो अलग बात है कि धरातल पे इसको लागू किया गया या नहीं किया गया। ओडिशा में जो लोग टीचर हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की, वो बिहार में हैं, वो बताएं इसको कमेंट बॉक्स में कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसका लाभ। कई लोग जो हैं टीचर हुए हैं। देश के पहले चावल एटीएम का परीक्षण भी ओडिशा में ही किया गया, ये भी याद रखिएगा। स्वचालित टेलर मशीन, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये एटीएम है दोस्तों, इसका परीक्षण ओडिशा में किया गया है। इस एटीएम का नाम क्या है यार, अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। गुजरात का है चर्चा में है। एमएसएमईज के लिए जो है उत्कृष्टता केंद्र का एक्सीलेंस सेंटर, मतलब इनका विकास जो है आसानी से सुनिश्चित हो उसके लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी और अन्य संबंधित सहायताएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के भूपेंद्र पटेल, इन्होंने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। ये कहाँ है, अहमदाबाद में है। भारत में IACC इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बनाया गया ये पहला केंद्र है। एमएसएमई को उन्नत और मजबूत करना इसका लक्ष्य है। गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना, दोस्तों नीति आयोग की तर्ज पर जो है ये एक थिंक टैंक है जो गुजरात ने स्थापित करने की घोषणा की है, जिसको ग्रिट भी कहा जाता है, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो नीति आयोग के जैसा थिंक टैंक स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, गुजरात राज्य ने की है। गोवा की बात करें, काहे चर्चा में है, गोवा बिना मूल्य वीज योजन
एक योजना है दोस्तों, उसका शुभारंभ यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत उन्होंने किया है। ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है, सौर छत क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना। मतलब जो आवासीय घर हैं उनकी छत का इस्तेमाल जो है किस तरह से बिजली उत्पन्न करने में किया जाए, मतलब सोलर प्लेट्स जो है वो वितरित की जाएंगी, ऐसी एक योजना है। चंडीगढ़ की बात करें तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है यार, तुमको पता होगा। चंडीगढ़ के मनी माजरा में 24x7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया है, मतलब अमित शाह ने किया है। असम में मिथुन गोजातीय प्रजाति पहली बार आधिकारिक तौर पर दर्ज हो गई है। असम के दीमा हजाओ में जो है दोस्तों इस प्रजाति को देखा गया था पहली बार नहीं दोस्तों, टीम ने 21 अगस्त को देखा। और बात करें मिथुन की तो मिथुन जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राज्य पशु है। मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो ये पहली बार आधिकारिक तौर पर दर्ज कर दिया गया, मतलब ये जो है अब गिनती में आ गया है। अभी तक ये था कि पाया जाता है, लेकिन अब इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है, बस इतनी सी बात है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इसको खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है, मतलब इसको खाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। नागालैंड जो है DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये क्या है दोस्तों, ये पहला राज्य बना, ये है क्या दोस्तों, ये एक तरह की बीमा रिकवरी से संबंधित समझौता है दोस्तों। तो नागालैंड सरकार और SBI जनरल इंश्योरेंस के बीच हुआ है। तो जो चरम मौसमी घटनाएं हैं या प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए यह समझौता जो है वो किया गया है। असम में दोस्तों सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका भूमि पूजन किया गया। कहाँ, जगी रोड में। भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप असेंबली और परीक्षण सुविधा है, याद रखिएगा। और जो सेमीकंडक्टर है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी उपकरणों में, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दुनिया भर की चीज़ें हैं जिनमें इस्तेमाल किया जाता है। दक्षिण भारतीय राज्यों को देख लेते हैं। दक्षिण भारतीय आदिवासी केंद्र जिसका नाम है कानू, इसका शुभारंभ किया गया। ये दोस्तों एक पुस्तकालय है जिसे कानू नाम दिया गया है। कर्नाटक के BR हिल्स में इसका शुभारंभ किया गया, याद रखिएगा। कानू जो है, कानू क्या है, कानू एक सदाबहार वन है, उसी के नाम पे इस पुस्तकालय का नाम रखा गया है। और जो पुस्तकालय है यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के जो आदिवासी समुदाय हैं इनसे संबंधित सारी सामग्री जो है वो शोधकर्ताओं और आम जनता को मिल सकती है, बस यही इसका लाभ है। कर्नाटक में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे स्काई डेक को मंजूरी दी गई है, जो वहाँ की कैबिनेट है उसने मंजूरी दी है, निर्माण को मंजूरी दी गई है। एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे पूरा कर्नाटक दिखेगा। इससे जो है दोस्तों शहर का 360 डिग्री दृश्य जो है वो दिखेगा। कहाँ का, बेंगलुरु का। 250 मीटर ऊंचा होगा। दोस्तों इस तरह की चीज़ों को देखने जाने के लिए या इनका आनंद लेने के लिए जो है एकदम चौकन्ने रहा करिए, क्योंकि सरकार है और घोटाले बहुत तेज़ी से होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं। शिवाजी की जो प्रतिमा थी वो देखो ढह ही गई है, और इससे पहले आपने देखा होगा गुजरात में एक पुल था जिस पे लोग गए थे घूमने, उस पर भी दुर्घटना हो गई थी। तो यहाँ पर एकदम चौकन्ने रहा करिए ऐसी जगहों पर जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं और जहाँ लोग अक्सर आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं और मिल जाता है परमानंद। पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है किसने, कर्नाटक राज्य ने। पश्चिमी घाटों पे जो है होटल रिसोर्ट वगैरह बना लिए हैं लोगों ने, उनको हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है कर्नाटक ने। आंध्र प्रदेश में दो बच्चों के मानदंड की समाप्ति कर दी गई है। पहले जो है स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चे से ज़्यादा होने पर उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता था, लेकिन अब इस प्रावधान को आंध्र प्रदेश के द्वारा हटा दिया गया है। और वन चाइल्ड पॉलिसी किसकी थी दोस्तों, चाइना की थी, उसने भी अपने यहाँ उसको समाप्त कर दिया है। एक बच्चा रखने वाली पॉलिसी थी। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में जो है शुरू करने की तमिलनाडु, कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है दोस्तों। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसको अनुमति दे दी गई है। पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, मतलब इसमें जो है थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसको बनाया किसने है दोस्तों, भाविनी ने बनाया है। भाविनी जो है दोस्तों भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड इसका संक्षिप्त नाम है। और ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक बार जब चालू हो जाएगा तो भारत रूस के बाद दूसरा ऐसा देश हो जाएगा जिसके पास वाणिज्यिक संचालन वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हो जाएगा। अब छोटे छोटे फैक्ट को देख लेते हैं। महाराष्ट्र ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू कर दी है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है, याद रखिएगा, पहला राज्य। रामनगर जिला कर्नाटक में है दोस्तों, इसका नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। आमतौर पे इस्लामिक नाम को भगवान राम के नाम से जोड़ा जाता है या किसी और नाम से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा हुआ है, इसलिए इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है और आप भ्रमित भी हो सकते हैं। गुजरात सरकार ने क्या किया है, मानववादी, अमानवीय, दुष्ट और क्रूर प्रथाओं को, जो झाड़ फूंक और काला जादू से संबंधित प्रथाएं हैं, उनको रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है, याद रखिएगा, किसने, गुजरात सरकार ने। 13 अगस्त को विश्व भेड़िया दिवस मनाया जाता है। विश्व भेड़िया दिवस। मध्य प्रदेश ने यात्रा के समय को कम करने के लिए
पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है, याद रखिएगा। पीएम श्री हवाई सेवा, पर्यटन हवाई सेवा मतलब प्रधानमंत्री के नाम से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनका दिल्ली नगर निगम में नगर पालिका प्रशासन के विशेष ज्ञान वाले 10 व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार उनका वैधानिक कर्तव्य है। उसमें मंत्रिपरिषद मतलब अरविंद केजरीवाल की सहायता लेना बाध्य नहीं है, मतलब वो अपनी मर्जी से 10 व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। जो मामला चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं, कहाँ के? मध्य प्रदेश के। सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में उन्होंने रानी दुर्गावती को शामिल करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश ने जो है प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान को सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की ओर से उपस्थिति पोर्टल शुभारंभ किया है। किसने? हेमंत सोरेन ने, मतलब झारखंड ने। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा की है। तो ये काम भी करने वाला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश नहीं, हरियाणा है। मतलब एक तरह से एमएसपी की गारंटी। लद्दाख में 5 नए राज्यों का गठन किया जाएगा, अमित शाह ने घोषणा की है। कौन कौन से? 5 के 5 याद कर लेने, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। लेह और कारगिल पहले से 2 थे, तो अब कुल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 2019 में अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग राज्य हो गया था। कैबिनेट द्वारा जो है विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दे दी गई है और इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार तंत्र को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना जो है, कुल मिलाकर वही साइंस एंड टेक के क्षेत्र को जो है उसमें R&D को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इस योजना की अवधि याद कर लेनी है। 15वें वित्त आयोग मतलब 2021-22 से लेकर 2025-26 तक यह योजना क्रियान्वित की जाएगी। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23 अगस्त को मनाया गया। और क्यों मनाया गया? चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया और चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला चौथा देश बन गया, ये भी याद रखिएगा। तो जो लैंडर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था विक्रम, ठीक है। और जो सतह पर उतर के अर्जित करे ज्ञान उसका नाम था प्रज्ञान, मतलब रोवर। रोवर क्या है? चलता है सतह पे। तो जहाँ पर ये लैंडर उतरा उस पॉइंट का नाम क्या था? शिव शक्ति, ये भी याद रखिएगा। और इस सम्मेलन को जो है किसने संबोधित किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया, ये भी याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या थी? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। तो इतना याद रखिएगा, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। चेन्नई में दोस्तों क्या हुआ है? राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के चेन्नई में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र जो इंडियन कोस्टल गार्ड है उसके नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें क्या होगा दोस्तों? समुद्र में जो संकट में फंसे नाविक हैं और मछुआरे हैं उनके लिए बेहतर समन्वय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए स्थलीय और उपग्रह प्रणालियों की मदद ली जाएगी। तो ये सब जो है इसका फ़ायदा रहेगा। करुणानिधि मतलब एम करुणानिधि की बात हो रही है। तमिलनाडु के पूर्व CM रह चुके हैं और इनका पूरा नाम जो है वो कलईनार मुथुवेल करुणानिधि। उनके जन्म के अवसर पर 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जो है राजनाथ सिंह ने जारी किया है। मुथुवेल करुणानिधि जो है एक लेखक, राजनीतिज्ञ और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK जो पार्टी है उसके पूर्व अध्यक्ष थे। तो पार्टी का नाम भी याद रखिएगा। AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम AI आधारित है दोस्तों। इसको लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। फ़ोन का उपयोग करके कीटों को नियंत्रित करने के लिए जो वैज्ञानिक हैं और जो विशेषज्ञ हैं उनसे किसानों को जुड़ने में मदद मिलेगी। इस निगरानी सिस्टम के माध्यम से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ये एक डिजिटल पहल है। इससे क्या होगा? जो किसान हैं वो खुदरा कीटनाशक विक्रेताओं पर निर्भर नहीं रहेंगे और वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से उचित परामर्श पा सकेंगे। चेक बाउंस मामलों के निपटान हेतु और जो अन्य मामले हैं परस्पर मिलजुल के सुलझाए जा सकते हैं, उनसे निपटने के लिए केरल में भारत की पहली डिजिटल अदालत की शुरुआत की गई। कहाँ दोस्तों? केरल के कोल्लम में की गई और इसका नाम क्या है? 24/7 ऑन कोर्ट्स। ये भारत की पहली डिजिटल अदालत है। कैसे याद रखना है? पहला संविधान साक्षर जो जिला है वो कोल्लम है, कहाँ का? केरल का। और जहाँ लोगों को अपने अधिकारों की बात पता है तो वहाँ उन अधिकारों का दावा वो कहाँ ठोकेंगे? अदालत में। और अदालत जो है डिजिटल उपलब्ध कराई गई है, कहाँ? कोल्लम में, ताकि आसानी से काम हो जाए। तो पूरी तरह से सारा काम ऑनलाइन होगा, केस फाइलिंग से लेकर फैसला और आदेश सुनाने तक। पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जो है वो हुआ है दोस्तों, कहाँ? नई दिल्ली में। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इसका आयोजन किया गया। महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, मतलब जितनी भी प्रधान महिलाएं थीं वो सब इकट्ठी हुई। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में इसका आयोजन 14 अगस्त को किया गया था। लेमन ग्रास की खेती के लिए समझौता हुआ है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान CMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, यार मीडिया कहाँ से हो जाएगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, गलत लिख दिया है, मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो एरोमेटिक प्लांट कौन से होते हैं? जो सुगंधित होते हैं।
तो उसने ओडिशा के आदिवासी किसानों के बीच लेमन ग्रास की खेती का विस्तार करने के लिए समझौता किया है। लेमन ग्रास भी दोस्तों एक तरह की सुगंधित घास है जिसमें नींबू की तरह खुशबू आती है और जिसके कई गुण होते हैं, औषधीय गुण होते हैं और सुगंधित भी होती है। CSIR अरोमा मिशन जो है वो इसी के लिए चलाया जा रहा है। उसका उद्देश्य है सुगंधित फसलों की खेती का विस्तार करना। तो जो लखनऊ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट है, जिसकी अभी हमने ऊपर बात की है, ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। तो इसने जो है ओडिशा के किसानों के साथ समझौता किया है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। RBI के डिप्टी गवर्नर हैं माइकल देवव्रत, ये पात्रा उनका पूरा नाम है, देवव्रत याद रखिएगा, माइकल देवव्रत। उनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। काम इसका क्या है? जो RBI अपने आंकड़े प्रसारित करती है, क्या वो वैश्विक मानकों के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं उनके अनुरूप हैं या नहीं? यदि नहीं है तो उनको मानकीकृत करना, स्टैंडर्डाइज करना जो है इसका उद्देश्य है। लोकसभा की कुछ समितियां हैं, उनको याद कर लो। उनके अध्यक्ष जो हैं वो घोषित किए गए हैं। तो लोक लेखा समिति की बात करते हैं पहले। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? KC वेणुगोपाल। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप जो है इसके सदस्यों को याद कर लीजिए। कुल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। और इसका काम क्या है? कै की जो रिपोर्ट है उसकी छानबीन करना, जो धन का कुशल उपयोग हो रहा है या नहीं उसको सुनिश्चित करना। प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष संजय जायसवाल बनाए गए हैं और जॉन मथाई द्वारा जो है इसकी अनुशंसा की गई थी। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो है वो लोकसभा से होते हैं, याद रखिएगा। ये समिति क्या करती है? बजट अनुमानों की जांच करती है और जो वैकल्पिक नीतियां हैं उनकी सिफारिश करती है। फिर सार्वजनिक उपक्रमों पर एक समिति भी गठित की गई है, की ही जाती है दोस्तों। ये स्थायी समितियां हैं। बैजयंत पांडा जो है इसके अध्यक्ष घोषित किए गए हैं और ये समिति जो है वो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो जो प्राक्कलन समिति है वही एक समिति है जिसमें 30 सदस्य केवल और केवल लोकसभा से हैं। बाकी दोनों जो दी गई हैं इन दोनों में 15 और 7 का कॉम्बिनेशन रहता है। अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण पर एक समिति बनाई गई है। उसके अध्यक्ष कौन है? गणेश सिंह। इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए जो समिति है उसके अध्यक्ष फग्गन सिंह नियुक्त किए गए हैं। इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर SC ST समुदाय है उनके कल्याण के लिए जो समितियां हैं उन दोनों समितियों में 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। और जो प्राक्कलन समिति है उसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा 109 नई फसलों का अनावरण किया गया, नई फसल की किस्मों का अनावरण किया गया है। 61 फसलों की 109 नई किस्में जो हैं मोदी जी के द्वारा इनका अनावरण किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के द्वारा इनका विकास किया गया है। इनकी बजट में घोषणा की गई थी। तो इनमें कुछ प्रमुख किस्में हैं वो आपको याद रख लेनी है। पूजा 1801 आयरन और जिंक से भरपूर बाजरे की किस्म है। आरो वाले तो खूब याद कर लें इनको। फूसा 2002 की बात करें तो ये भी बाजरे की किस्म है, 70 दिनों में पक जाती है। गिरनार 6 की बात करें तो ये मूंगफली की किस्म है और उच्च तेल सामग्री वाली है। नंदयाल की बात करें, नंदयाल 1267 ये यांत्रिक कटाई के लिए उपयुक्त चने की किस्म है, मतलब इसको जो है कंबाइन की सहायता से काटा जा सकेगा। अब तटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट नियम। तटीय क्षेत्रों में जो खनन होता है दोस्तों, खनिज अन्वेषण होता है, उसकी देखरेख के लिए पहली बार एक व्यवस्थित ढांचा जो है वो स्थापित किया गया है इस नियम के द्वारा। इसमें क्या है? जो अपतटीय खदानों के उत्पादन पट्टे धारक हैं उनको सरकार को अपनी रॉयल्टी भुगतान का 10% देकर ट्रस्ट में योगदान करना होगा और इस ट्रस्ट से जो पैसा होगा उसको निकाल के पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए खर्च किया जाएगा। तो आप ये 10% जो है याद रखिएगा। रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 10%। ट्रस्ट क्या करेगा? ये अनुसंधान करेगा, पारिस्थितिकी प्रभावों को कम करेगा, नवाचार को बढ़ावा देगा। संयुक्त संसदीय समिति का गठन। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए एक JPC जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन किया गया है और इसमें 31 सदस्य हैं, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10। इस वक्फ विधेयक का उद्देश्य मौजूदा कानून की कमियों को दूर करना और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना है। तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। एक फैक्ट इसका और है कि जो जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी है उसके पद के किसी अन्य अधिकारी को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का अधिकार दिया जा सकता है। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है और जो इसकी अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा हैं और इस केंद्र का उद्घाटन साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को लक्षित जो साइबर अपराध हैं जो उनको टारगेट करते हैं उनके बारे में महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना और उनकी तकनीकी सहायता करना इसका उद्देश्य है। गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस जो कंपनी है दोस्तों, एयरलाइन है, उसके बीच एक समझौता हुआ है काहे के लिए? विमानन कार्यकारी प्रशिक्षण के लिए। तो जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है उसने अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कहाँ? नई दिल्ली के द्वारका स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्थान में एयरबस के सहयोग से किया, याद रखिएगा। अंग परिवहन के लिए जो है पहली बार दिशा निर्देश जारी किए किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने।
देश में जो जीवित मानव अंग हैं उनके परिवहन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई डोनेट करना चाहता है अपने अंग तो कितनी तेज़ी से ज़रूरतमंद के पास पहुंचाया जाए, उसके लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित ये दिशा निर्देश हैं। तो इसमें क्या होगा, बुनियादी ढांचे के प्रभावी उपयोग को जो है बढ़ावा दिया जाएगा ताकि गंतव्य स्थल तक तेज़ी से पहुंचाया जा सके अंग को। और ये काम होता किस अधिनियम के जरिए, जो अंग डोनेशन वाला, वो होता है मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, जिसमें परिवार के सदस्यों की सहमति से जीवित दाताओं या मस्तिष्क मृत रोगियों से अंग प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा ने कृषि आय बढ़ाने के लिए 5 वर्षों में 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च की घोषणा की है। तो 18,000 करोड़ 5 वर्षों में 100 बागवानी क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। IMD एवं रिलायंस फाउंडेशन के मध्य समझौता हुआ है। तो किस लिए समझौता हुआ है? जलवायु संवेदनशील जो समुदाय हैं, जो झेल नहीं पाते हैं जलवायु परिवर्तन, उनके लिए मौसम की जानकारी तक पहुंच सुधारने के लिए रिलायंस फाउंडेशन और IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बीच समझौता हुआ है, याद रखिएगा। और ये जो IMD है ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। विकल्प में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी दिया रहेगा, भ्रमित मत होइएगा। IMD जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, तो हिंदी से जोड़ के इसको हिंदी भाषा से मत जोड़ दीजिएगा। 30 और 31 जुलाई के बीच राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन भोपाल में किया गया। थीम क्या थी? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया, ये भी याद रखिएगा। विकल्प में मोदी जी भी रहेंगे, तो भ्रमित मत होइएगा। आयोजन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा किया गया। तो इसमें विभिन्न क्षेत्रों के जो वैज्ञानिक हैं वो सब इकट्ठे हुए और विभिन्न मुद्दों पर जो है बातचीत हुई, चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। E3 मतलब इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। इनके लिए जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी और प्लस टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मिला के जो नई टेक्नोलॉजी बनती है वो बायोटेक्नोलॉजी कही जाती है। तो इसको मंजूरी दे दी है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, हर क्षेत्र में, मतलब इन तीनों क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार, इन क्षेत्रों में जो है उच्च प्रदर्शन करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा, याद रखिएगा। तो ये जो बायो E3 नीति है ये टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देगी और दवा निर्माण से लेकर अन्य चीज़ें बनाने में जो है बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो E3 नीति जो है इन क्षेत्रों पर ध्यान देगी। कौन कौन से क्षेत्र? स्मार्ट प्रोटीन, जैव चिकित्सा, अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर, अंतरिक्ष अनुसंधान और जैव आधारित रसायन, इन क्षेत्रों पर काम करेगी बायो E3। तो इसका मतलब जरूर याद रखिएगा, बायो E3 का अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार, इन क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन सब जानते हैं 15 अगस्त को हुआ। 78वें स्वतंत्रता दिवस ये किस क्रम का है? 78वें क्रम का है। मोदी जी ने झंडा लहराया और 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। कहाँ? लाल किले पर, याद रखिएगा। इसकी थीम आपको कतई रट लेनी है, विकसित भारत एट 2047। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने NCF के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय नेशनल कल्चर फंड, इसकी स्थापना जो है वो 1996 में की गई थी, एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। उद्देश्य क्या है? भारत की जो मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है इसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए धन जुटाना इसका उद्देश्य था। और यह संस्थानों और व्यक्तियों को सरकार के साथ साझेदारी में समर्थन करने की अनुमति देता है। मतलब आप भी चाहते हैं कि जो सांस्कृतिक स्थल हैं, जो विरासत है, उनका संरक्षण हो, तो आप भी डोनेट कर सकते हैं। कोष में दिए गए दान आयकर अधिनियम के तहत कर लाभ के लिए पात्र हैं। मतलब जो डोनेट करेगा उसको कर में रियायत दी जाएगी। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। 70वां दिव्य कला मेला जो है रायपुर में जो है दोस्तों आयोजित किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। देश भर में जो दिव्यांग कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उनके कौशल का प्रदर्शन जो है इस मेले में किया जाता है। उनके जो उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी यहाँ मिल जाता है। रत्नागिरी जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स की बात करें तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, वहाँ पर इनको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। दोनों कहाँ है? रत्नागिरी में, जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स। पेट्रोग्लिफ्स का समूह मेसोलिथिक युग का है। जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ प्राचीन कला के विभिन्न प्रकार हैं, इनको संरक्षित किया जा रहा है। पृथ्वी की सतह या चट्टान की सतह पर बनाए गए चित्र या डिजाइन जो हैं इनमें शामिल हैं जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ में क्या है? पेट्रोग्लिफ में गैंडा, हिरण, बंदर, गधा इत्यादि के निशान दर्शाए गए हैं। कोंकण क्षेत्र में पेट्रोग्लिफ समूह जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मेसोलिथिक मनुष्य के कार्यों को दर्शाते हैं। जियोग्लिफ महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो कहा जाए कि ये प्राचीन काल की जो मानव की कलाकारी है उसकी विरासत है और इनको जो है संरक्षित घोषित कर दिया गया है। कहाँ है? रत्नागिरी में।
अजंता गुफाओं तक कनेक्टिविटी विस्तार के लिए रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता हो गया है। 174 किलोमीटर लंबी रेल लाइन जो है वो बिछाई जाएगी और इसी रेल परियोजना पर जो है 23.5 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी सुरंग भी बनाई जाएगी, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? अजंता गुफाओं को औरंगाबाद से कनेक्ट कर देना इसका उद्देश्य है। मतलब वहाँ तक अभी तक ट्रेन की सुविधा नहीं थी, अब ट्रेन की सुविधा हो जाएगी। दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जनपथ पर हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत नाम है इसका, इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो जो हैंडलूम और हस्तशिल्प जो उससे संबंधित लोग हैं, उनके जो उत्पाद हैं वो इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। उनकी जो परंपरा है उसका जश्न मनाया जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जो पहली बार 2015 में मनाया गया था। 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को हुई थी। तो विरासत हथकरघा उद्योग से संबंधित है और हथकरघा उद्योग जो है, हैंडलूम सेक्टर जो है वो भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र है। हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता, नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच जो पुरावशेष हैं, इनकी जो अवैध तस्करी है उसको रोकना इसका उद्देश्य है। धनगर जनजाति की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र की जनजाति है और खानाबदोश जीवन जीती है। खानाबदोश जनजाति, खानाबदोश मतलब आज यहाँ तो कल वहाँ। भेड़ बकरियों को चराने के लिए, ये भेड़ बकरियाँ चराने वाली जनजाति है और इसने क्या कहा है कि हमारे लिए एक चारागाह गलियारा जो है वो स्थापित किया जाए। ये धनगर जनजाति जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इनको गोल्ला और कुरबा जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब आर्थिक घटनाक्रम को देख लेते हैं। अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना है जनवरी से जून के बीच, और भारत ने इस दौरान चीन के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया। मतलब भारत का आयात निर्यात से ज़्यादा हो गया। 239 देशों को भारत माल निर्यात करता है, जिनमें से 126 ने निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। रूस से आयात में भारत ने 11.65% की वृद्धि दर्ज की है। चीन सबसे बड़ा आयात आपूर्ति करता है, मतलब हम सर्वाधिक माल जो है चीन से ही आयात करते हैं। भारत जो है रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक हो गया है। चीन को पीछे छोड़कर भारत पहले स्थान पे हो गया है। इसके बाद भारत को कौन निर्यात करता है? तो सबसे पहले रूस सर्वाधिक तेल निर्यात करता है, उसके बाद इराक, फिर सऊदी अरब, फिर संयुक्त अरब अमीरात। KBIC और डाक विभाग के मध्य समझौता हुआ है। KBIC बोले तो खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, और डाक विभाग के बीच समझौता हुआ। किस लिए? जो प्रधानमंत्री किस लिए हुआ है? जो डाक विभाग के कर्मचारी हैं वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में स्थापित की जा रही नई इकाइयों का भौतिक सत्यापन करेंगे। मतलब ये अप्रूव करेंगे, जो भी यूनिट स्थापित होगी उसको सत्यापित करेंगे। तो इसी के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने डाक विभाग से समझौता किया है। बात करें प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट, यार क्या फुल फॉर्म हो गया इसकी, अरे हिंदी में याद रखो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में इसको शुरू किया गया था। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जितना प्रॉफिट कमाएंगे उसी आधार पर सब्सिडी मिलेगी, जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है किसको? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को। इसका वर्ष भी याद रखिएगा, 2008 में शुरू की गई थी। सेबी द्वारा एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए एक परिपत्र जारी किया गया। सेबी आप सब जानते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। माधवी पूरी बुच जो है खूब आरोपों से घिरी हैं। एसेट मैनेजमेंट जो कंपनियां हैं, कहा है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के जो प्रबंध निदेशक हैं, MD हैं या फिर CEO हैं, ये बाजार दुरुपयोग रोकने के लिए तंत्र लागू करने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराए जाएंगे। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां क्या होती हैं? जिन लोगों को शेयर बाजार वगैरह की जानकारी नहीं होती है या फिर निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो ये कंपनियां जो है विशेषज्ञता हासिल की होती हैं, ग्राहकों से पैसा लेके और अपने ज्ञान के आधार पर जो है कंपनियों में पैसा लगाती हैं और ग्राहकों को रिटर्न देती हैं। तो अभी तक क्या होता था, जो AMC हैं, इनके जो CEO या फिर मैनेजर होते थे, वो कहते थे घाटा हो या मुनाफा तुम ही यार जिम्मेदार होगे, तुम्हारा पैसा है तुम ही जिम्मेदार होगे, हम तो खाली लगाएंगे। लेकिन अब सेबी ने कह दिया है कि तुम जिम्मेदार होगी यदि ग्राहकों को नुकसान हुआ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठहराई, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाएं जो हैं कितनी लागत से? 5,655 करोड़ की लागत से जो है बनाए जाने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। लंबाई कितनी? 936 किलोमीटर। हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाएं हैं, इनको मंजूरी मिली है। लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो इन 8 परियोजनाओं के जो कॉरिडोर हैं उनको देख लेते हैं। 2-3 आपको याद रखने हैं। आगरा से ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर 88 किलोमीटर। अयोध्या वाले को याद रखिएगा, अयोध्या रिंग रोड 68 किलोमीटर लंबाई है। कानपुर रिंग रोड 47 किलोमीटर लंबाई है। रैपिडो जो है दोस्तों यूनिकॉर्न बनने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। पहली कौन सी थी? कृत्रिम AI। यूनिकॉर्न क्या है दोस्तों? ऐसी कंपनी, ऐसा स्टार्टअप जिसका मूल्य जो है $1 बिलियन से अधिक हो गया है, निजी स्वामित्व वाला। 2015 में रैपिडो की शुरुआत हुई थी। वही मोटरसाइकिल पे जो है बिठा के ये ग्राहकों को छोड़ते हैं, मतलब टैक्सी का काम मोटरसाइकिल से किया जाता है। अरविंद साका, पवन गुंडपल्ली और ऋषिकेश ने इसकी स्थापना 2015 में की थी।
अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 पीएम पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। ये 7 के 7 कहाँ स्थापित किए जाएंगे? 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत के कौन कौन से हो गए? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। कौन शामिल नहीं है? आंध्र प्रदेश और केरल जो बड़े राज्य हैं वो शामिल नहीं हैं। उधर गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, इन तीनों को एक साथ ले लेना तो याद रहेगा। तो 7 जगहों पे 7 पीएम मित्र पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे। पीएम मित्र पार्क का संबंध किससे दोस्तों? ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है। 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये वर्ष भी याद रखिएगा। विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार के सृजन को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। एमआरओ उद्योग हेतु स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। एमआरओ क्या है दोस्तों? जो विमान, घरेलू विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल, मतलब जो विमानों की मरम्मत होती है उस उद्योग में स्वचालित मार्ग से, मतलब 100% एफडीआई, बिना किसी मंजूरी के जो है एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? जो भारतीय उद्योग है, एमआरओ क्षेत्र है, उसमें प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना, नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। जापान में टाइफून, नाम क्या है? सांसान, और इसने प्रसिद्ध द्वीप को प्रभावित किया। उस द्वीप का नाम क्या है? आइलैंड का क्यूशू। आप सबको पता है कि ये जो क्यूशू है ये दक्षिणी आइलैंड है। बस इतना ही आपको इसमें देखना है। अचूक मार्ग सामग्री तैयार हो रही है, जिसमें सितंबर तक का करंट अफेयर्स आपको दे दिया जाएगा, और पीसीएस के लिए सितंबर तक करंट अफेयर्स आपको तैयार करना जरूरी है। तो मैगजीन भले ही ना आ पाए समय से, लेकिन आपको अचूक मार्ग सामग्री वाकई में बहुत अच्छे से तैयार करके दूंगा, ताकि आपको कुछ और ना पढ़ना पड़े, और इसी बीच आंख वाली दृष्टि भी आ जाएगी, उसको भी हम लोग करेंगे। और वीडियो को यार अंत तक देखा करिए और शेयर भी किया करिए। जब व्यूज वगैरह आते हैं, आप लोगों के लाइक्स आते हैं और आप लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उत्साहित करती हैं यार। मशीन थोड़े हूँ यार, इंसान हूँ, कुछ ना कुछ तो एनर्जी का स्रोत होना चाहिए ना, एक तरफा चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करिए। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने यूएसए की यात्रा की है, और यहाँ पर अपने समकक्ष, जैसे हमारे यहाँ रक्षा मंत्री हैं, वहाँ पर लॉयड ऑस्टिन हैं, उनसे मुलाकात की। तो इनका नाम जहन में डाल लीजिएगा। और एक गैर बाध्यकारी, मतलब बाध्यकारी समझौता नहीं है, जिसका नाम है सोसा, उस पर भी बातचीत हुई। सोसा मतलब आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित समझौता। फुल फॉर्म इसकी होती है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्री, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। काहे की सप्लाई होती है? जो सुरक्षा से संबंधित, रक्षा से संबंधित हथियार या उपकरण हैं, उनको एक दूसरे को देने में ये दोनों देश प्राथमिकता को बरतेंगे। जैसे यदि कोई हथियार अमेरिका को चाहिए और वही हथियार भारत से रूस को भी चाहिए, तो इस समझौते के तहत भारत पहले वो हथियार अमेरिका को देगा। यही चीज़ें अमेरिका पर भी लागू होती हैं। लेकिन याद रखिए, ये गैर बाध्यकारी समझौता है, मतलब एकदम उसी को दे ये जरूरी नहीं है। अपने हितों को भी ध्यान में रखेगा भारत। दूसरा, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित हुआ, और इसमें उद्देश्य के तहत क्या था? व्यापार आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। तो व्यापार और आर्थिक संबंधों की जहाँ बात आएगी, तो वहाँ वित्त मंत्रालय भी इंक्लूड होगा, वाणिज्य मंत्रालय भी इंक्लूड होगा, और एस जयशंकर विदेश मंत्रालय तो होगा ही होगा। अश्विनी वैष्णव को थोड़ा याद रखिएगा, जो कि सूचना और प्रसारण और इसके साथ ही रेल मंत्री भी हैं। तो कुल 4 मंत्री भारत से इसमें शामिल हुए, इनको ध्यान में डाल लीजिए। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, और अश्विनी वैष्णव। सिंगापुर से जुड़ा हुआ एक फैक्ट आपको याद रखना है, 2023-24 में जो एफडीआई है वो सर्वाधिक सिंगापुर से आया था। बस यही एक फैक्ट जो है दिमाग में डाल लीजिए। अब बात करते हैं मोदी जी की यूक्रेन यात्रा की। तो 23 अगस्त को मोदी जी यूक्रेन में थे, और 23 अगस्त के समय ही भारत में क्या मनाया जा रहा था? अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, तो उसका संबोधन किसने किया? मोदी जी तो थे यूक्रेन में, तो संबोधन जो है उस सम्मेलन का, उस समारोह का मुर्मू ने किया, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन गए थे मोदी जी, और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, ये भी याद रखिएगा। कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता पर जो है केंद्रित 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि भारत ने 4, कितनी संख्या भी याद रखनी है, 4 भीष्म क्यूब्स जो है वो दान किए। भीष्म क्यूब क्या है दोस्तों? ये पोर्टेबल हॉस्पिटल हैं। ये आपको मैंने यूपी स्पेशल में पढ़ाया था। इनका परीक्षण कहाँ किया गया? आगरा में किया गया। पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इनको जो है पैराशूट के जरिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उतारा जा सकता है। और आपको पता है कि रूस और यूक्रेन में क्या स्थिति है, तो ऐसे में इनकी आवश्यकता वहाँ पर है। तो भारत ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब दिए हैं, याद रखिएगा। लगे हाथों मोदी जी ने पोलैंड की भी यात्रा कर ली। पोलैंड की राजधानी है वारसा, और ऊपर हमने क्या पढ़ा? यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी है कीव, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? डोनाल्ड टस्क, इनका भी नाम याद रखिएगा। इनसे मुलाकात की और इन्हीं के निमंत्रण पर गए थे। मोरारजी देसाई के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो पोलैंड गए हैं। और इसी दरमियान जो है मोदी जी ने यूक्रेन और पोलैंड से यूक्रेन के कीव तक जिस ट्रेन से यात्रा की, उस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1। ये ट्रेन का नाम आपको याद रखना है। फिर है 19वां इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसको संबोधित किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अफ्रीका के बीच जो है ये सम्मेलन हुआ है, इसको किसने उद्घाटित किया है? जगदीप धनखड़ ने। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, और इसकी थीम क्या थी? एक भविष्य का निर्माण। बस इतना ही याद रखिएगा।
फिर क्या है, जापान और भारत की जो 2+2 वार्ता है वो कहाँ आयोजित हुई, तो नई दिल्ली में आयोजित हुई। 2+2 वार्ता में आप सबको पता है कि एक विदेश मंत्री होता है और दूसरा रक्षा मंत्री होता है। भारत जो है 2+2 वार्ता और कौन कौन देशों के साथ कर रहा है, अमेरिका के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, रूस के साथ करता है, जापान के साथ करता है, ठीक है, और ब्राज़ील के साथ भी कर रहा है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। नेपाल भारत को कितने मेगावाट जल विद्युत निर्यात करेगा, तो बस इतना फैक्ट याद रखिएगा, 251 मेगावाट। नेपाल करेगा, भारत नहीं, नेपाल भारत को देगा, याद रखिएगा। पेंटोगटार्न सिनावात्रा, यहाँ पर लिखा है पेंटोगटार्न, बस अपना अपना लहजा है बोलने का, मैं पेंटोगटार्न कहता हूँ, आप समझिएगा। थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा, फेउ थाई पार्टी, सबसे युवा प्रधानमंत्री हो गई हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, श्री थाविसिन का स्थान लिया है। और इन पर जो है आरोप लगा था कि इन्होंने जो अपनी मंत्रिपरिषद है उसमें एक आरोपी को जो है मंत्री बनाया था, तो इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बात करें थाईलैंड की, तो इसकी जो करेंसी है वो वाहत है और राजधानी है बैंकॉक। फिर औद्योगिक दक्षता केंद्र का शुभारंभ, इसको नहीं करना है, छोड़ दीजिएगा। क्रोएशिया, 15 अगस्त को क्रोएशिया ने 2 महीने की अनिवार्य सेवा अपने यहाँ फिर से शुरू कर दी। सैन्य सेवा मतलब यहाँ की जो सेना है उसमें नागरिकों को 2 महीने के लिए सेवा देना अनिवार्य कर दिया है। क्यों कर दिया है, आप सबको पता है, रूस यूक्रेन में जो हालात पैदा हैं, इसको भय है कि हमारे यहाँ भी ना हो जाए, तो अपना पहले से इंतजाम कर रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच MOU पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो भारत के जो कैग हैं और उज्बेकिस्तान के कैग, जिसको वहाँ पर क्या बोला जाता है, चैम्बर ऑफ अकाउंट्स, इन दोनों के बीच जो राजधानी है उज्बेकिस्तान की ताशकंद, वहाँ पे समझौता हुआ है। उद्देश्य क्या होगा, दोनों के बीच अपने अपने अनुभव साझा करना, बस यही इसका उद्देश्य है कि तुम्हारे यहाँ कैसे काम होता है और हमारे यहाँ कैसे काम होता है, तुम्हारे यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं और तुम हमारे यहाँ से क्या सीख सकते हो, यही सब चीज़ें हैं, इन्हीं पर बात हुई। एक मिनट। फिर 6वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई, कैनबरा में आयोजित हुई, बस यही याद रखिएगा। और 7वीं कहाँ आयोजित होगी, 7वीं आयोजित होगी नई दिल्ली में। फिर है पाल कागामे, ये दोस्तों 4थी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। रवांडा की राजधानी है किगाली, 4थी बार ये राष्ट्रपति बने हैं और उसकी पद की शपथ ली है, बस इतना याद रखिएगा। जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, इनके लिए भारत वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दे रहा है। वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है दोस्तों, ये लोग, इन देशों के लोग भारत में आएंगे और इनको तुरंत ही वीज़ा उपलब्ध करा दिया जाएगा, बस यही आपको याद रखना है। वीज़ा ऑन अराइवल यही होता है। शेख हसीना का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा कब हुआ, 5 अगस्त 2024 को। आपने खूब सबने वीडियो देखी होंगी। और इन्होंने भारत में शरण ली और ढाका से निकलने के बाद, जो कि वहाँ की राजधानी है ढाका, और जहाँ पर बिम्स्टेक का सम्मेलन भी, यार सम्मेलन कहाँ से हो जाएगा, बिम्स्टेक, इसका हेडक्वार्टर भी है, ढाका से निकली। और ढाका से निकलने के बाद यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे पहुंची। तो ये हिंडन एयरबेस आपको याद रखना है कहाँ है, यूपी के गाजियाबाद में। और इनके विषय में आपको 2-3 फैक्ट और याद रखने हैं। वो है कि ये 2 बार, मतलब ये कब से कब तक वहाँ की प्रधानमंत्री रही, एक बार 1996 से 2001 के बीच, और दूसरी बार 2009 से लगातार 2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। तो ये टर्म याद रखिएगा। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बिटिया हैं, ये भी आपको याद रखना है। चीन ने अपना पहला उपग्रह समूह नेटवर्क मतलब कई सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जो नेटवर्क उपलब्ध कराएंगे, मतलब इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। या फिर कहें जो स्पेस एक्स कंपनी है उसका जो एक प्रोग्राम है स्टारलिंक, उसका एक विकल्प है, उसको चीन ने लॉन्च किया है, बस यही आपको याद रखना है। कुल 18 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। संघीय गणराज्य जर्मनी संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र कमान मतलब यूनाइटेड नेशन कमान की बात हो रही है। यूएसए इसका नेतृत्व करता है और जो जर्मनी जब इसमें शामिल हुआ तो ये 18वां देश बन गया है। बात करें यूएनसी की तो क्या है, ये उत्तर कोरिया के साथ भारी किलेबंद सीमा की पुलिसिंग में मदद करता है। आपको पता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में समस्या बनी रहती है, तो उनके बीच जो बॉर्डर है, अब जर्मनी क्या करेगा, अपनी सेना भी वहाँ तैनात करके दक्षिण कोरिया की एक तरह से रक्षा करेगा या मदद करेगा, बस यही इसका उद्देश्य है यूएनसी का। तो जर्मनी जो है इसका 18वां सदस्य बन गया है। अगला इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर को खोजा गया, उस क्रेटर का नाम रखा गया है पासंग लाहामू। लाहामू नाम रखा गया क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो लाहामू हैं ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली नेपाली महिला हैं, पहली नेपाली महिला हैं जिनका नाम है पासंग लाहामू। इन्हीं के नाम पर जो दक्षिणी ध्रुव है जहाँ पर हमारा लैंडर विक्रम उतरा है, वहीं पर जो नया क्रेटर खोजा गया है उसका नाम रखा गया लाहामू, याद रखिएगा। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, ठीक है, 2024-25 के लिए चाइना से एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है लेकिन आप समझिएगा इसको, इसके अध्यक्ष का पदभार जो है किसको मिल गया है 2024-25 के लिए भारत को, बस यही याद रखना है। और ये करता क्या है, एडीपीसी, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपदा के जोखिम को कम करता है और इस क्षेत्र को जलवायु
लचीला बनाता है, मतलब जो जलवायु परिवर्तन होता है किस तरह से वो इसको सह पाए, ऐसा बनाता है ये सेंटर। भारत और 8 पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, भूटान भी इसका सदस्य नहीं है। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, जिसका नाम है साइंस एंड टेक, और उसकी पहली खबर है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत, उसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप। इसका जलावतरण किया गया, कहाँ किया गया, गोवा में। बस याद रखिएगा। काम क्या है, अपने नाम के अनुरूप ही ये काम करेगा। समुद्र में जो भी प्रदूषण है, फिर चाहे तेल रिसाव का हुआ या कोई और, उस सब के खिलाफ काम करेगा। कोस्टल गार्ड का शिप है, याद रखिएगा। दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत, दोस्तों ये नौसेना में शामिल हो गई, इसीलिए चर्चा में रही है। विशाखापत्तनम में जो है इसको शामिल किया गया, नाम है इसका INS अरिहंत। और सवाल बनता है कि पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो INS अरिहंत। तो अब तक 2 ही परमाणु पनडुब्बियां हैं भारत के पास, एक INS अरिहंत और दूसरी अरिघाट। दोनों के नाम में पहले अरि लगा हुआ है, याद रखिएगा। अरि मतलब दोस्तों क्या होता है, अरि का मतलब होता है शत्रु। तो अरिहंत मतलब अरि को मारने वाली, अरिघाट उसका भी कहीं ना कहीं अर्थ इसी तरह से निकलता है, तो याद रखिएगा। सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिल कोल। अब इसका ट्रिक देखो बन रहा है, हिल कोल मतलब कलेरा, हैजा हिल मतलब हिलाने वाला। तो ये क्या कर रहा है, कॉलेरा को हिलाने के लिए एक वैक्सीन खोजा गया है, उसका नाम क्या है, हिलकोल। बस यही याद रखिएगा। किसने इसको तैयार किया है, किसने लॉन्च किया, तो भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है। और ये जो वैक्सीन दिया जाएगा ये ओरल वैक्सीन है, मुंह के जरिए दिया जाएगा, और 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को दिया जाएगा। एमपॉक्स से निपटने के लिए WHO की वैश्विक योजना जो है WHO ने शुरू की है। कितने दिनों के लिए, 6 महीने के लिए। एक योजना जो है, एक एक्शन प्लान जारी किया कि किस तरह से एमपॉक्स से निपटा जाएगा। तो 6 महीने के लिए जो है WHO ने जारी किया है एक्शन प्लान को। और WHO इससे पहले 14 अगस्त को सार्वजनिक रूप से जो है आपातकाल घोषित कर चुका है एमपॉक्स को लेके। फिर पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया गया है, रीयूजेबल रॉकेट। चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया है, नाम है इसका रूमी 1। और इसको लॉन्च किसने किया है, एक स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया। अब विकल्प में कभी कभी श्रीहरिकोटा भी दिया जा सकता है आपको भ्रमित करने के लिए, लेकिन आप भ्रमित मत होइएगा, इसको चेन्नई से प्रक्षेपित किया गया है। फिर है भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च हुई है। जैसे पहले कोविड को लेकर RT-PCR किट लॉन्च हुई थी, वैसे ही भारत ने मंकी पॉक्स को लेकर एक किट लॉन्च की है। और जिसको बनाया है किसने, आंध्र प्रदेश स्थित मेडटेक जोन नामक कंपनी ने बनाया है। और इसका नाम आपको कतई याद रख लेना है, IRVA MDX। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इसको मान्यता दे दी है। और बात करें मंकी पॉक्स की, तो इसके लक्षण जो है चेचक के समान होते हैं, और पहली बार इसको 1958 में बंदरों में देखा गया था। तो ये जूनोटिक बीमारी है, मतलब जानवरों से मनुष्य में फैलती है, ऐसी बीमारी को ही जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर चालू हो गया है, कहाँ पर, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन, KAPS काप्स, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। 700 मेगावाट इसकी क्षमता है और इसने काम करना शुरू कर दिया है। तो ये स्वदेशी है और 700 मेगावाट इसकी क्षमता है। काकरापार है कहाँ, तो गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी मिलान करने के लिए UPPCS में दे दिया जाता है। और दबा के पढ़िए यार, PYQ जो करंट अफेयर, इनको बहुत अच्छे से रगड़िए। और पूर्वालोकन, भारत इसी डिजाइन के 14 और बनाएगा, ये भी ध्यान में डाल लीजिए, ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन स्थान याद रखिएगा। और पावर प्लांट का नाम भी याद रखना है। इसरो ने EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS का मतलब यही होता है, 08 को प्रक्षेपित किया। अब अपने नाम के अनुरूप ये काम भी करेगा। अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा मतलब उसका निरीक्षण करेगा या फिर एक तरह से निगरानी करेगा। तो ये आपदा की निगरानी करेगा, पर्यावरण की निगरानी करेगा, अग्नि का पता लगाएगा, दावानल का पता लगाएगा, ज्वालामुखी गतिविधियों, इन सब चीज़ों पर नजर रखेगा। तो सवाल बनता है कि इसको प्रक्षेपित किस व्हीकल से किया गया, तो SSLV D3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इससे इसको प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च किया गया। स्वदेशी कामिकोज ड्रोन का अनावरण किया गया। इसको बनाया किसने है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने बनाया है। 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, UAV है। 25 किलोग्राम का विस्फोटक लेकर उड़ने में सक्षम है और 1000 किलोमीटर का दायरा कवर करेगा। बात करें नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की, नाल की, तो इसका गठन जो है 1959 में किया गया था। और ये जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक घटक है। स्वदेशी डेंगू वैक्सीन, नाम क्या है, डेंगी आल। इसके तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण चल रहा है। जब ये क्लियर हो जाएगा तब इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, बस इसका नाम याद रखिएगा, डेंगी आल, डेंगी आल। लारेंज कहाँ से हो जाएगा यार, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, नाम है गौरव। DRDO ने जो है इसका परीक्षण किया, सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये हवा से लॉन्च करने वाला बम है, याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा। तो हवा से ही इसको छोड़ा जाएगा और ये अपने गंतव्य पे जाके तबाही मचा देगा। तो ग्लाइड बम है गौरव, याद रखिएगा, लॉन्ग रेंज, लंबी दूरी का। मंगल ग्रह पे तरल अवस्था में पानी की खोज की और ये जो है एक पत्रिका में प्रकाशित हुई है खबर, बस इतना याद रखिएगा। मंगल ग्रह की मध्य परत में तरल पानी, अब आप सबको पता है कि जल ही जीवन है, इसलिए कोई भी ग्रह या उपग्रह जब खोया जाता है तो सबसे पहले उस पर पानी की खोज की जाती है। जब पानी की खोज हो जाएगी तो इसका मतलब उस पर जीवन है। तो जहाँ पर भी कोई अभियान चलाया जाता है तो सबसे पहले पानी की खोज की जाती है। तो मंगल ग्रह पे
एक साइंस की मैगजीन में प्रकाशित हुआ है, वहाँ पर खोज हुई है। मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन, इसका विकास जो है किया है किसने? खबर दी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खबर दी है। ये है क्या? ये एक तरह की झिल्ली है और ये क्या करेगी? प्रयोगशालाओं में जब अमोनिया वगैरह का रिसाव होता है तो वो पता लगाने में सहायक होगी। जैसे लिटमस पेपर होता है, ठीक वैसी ही एक झिल्ली है। और जब कोई रिसाव होगा अमोनिया वगैरह का या उससे संबंधित गैसों का, तो वो अपने रंग को परिवर्तित करके ये बताएगी कि यहाँ पर अमोनिया का रिसाव हुआ है। बस यही खबर है। फेफड़ों के कैंसर के लिए एक टीके का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। विश्व के पहले mRNA कैंसर के टीके का परीक्षण जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो परीक्षण किया जा रहा है, नाम इसका जहन में डाल लो, BNT116, BNT116। तुम यार सोचते होगे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक साथ लेके चलता है। mRNA वैक्सीन मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इसकी फुल फॉर्म रट लेना है। रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग के साथ ई-सूज, इसको हम देखो पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। DRDO ने जो है इनको बनाया है। और नहीं, DRDO को इंदौर, IIT इंदौर ने जो है DRDO को सौंपा है। इसमें है क्या दोस्तों? ये ई-सूज हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूज हैं, ऐसे सूज हैं जिनको यदि सैनिक पहन लेंगे तो उनको ट्रेस किया जा सकेगा कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। या फिर कोई कंपटीशन हो रहा है, एथलीट दौड़ रहे हैं, तो वो इसको पहन के दौड़ेंगे तो उनकी चाल का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा, स्पीड का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। तो ऐसे ही कई काम किए जा सकते हैं। अपने निजी इस्तेमाल में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सब इसके उद्देश्य हैं। और ये जो है रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, मतलब कहाँ पे है, इनको जो पहने हैं वो है कहाँ। तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। तो ये बनाया किसने है? IIT इंदौर ने बनाया है और DRDO को सौंपा है। और ये जो है अपनी गति जैसे जैसे वो चलेगा पहनने वाला, उसी के आधार पर ये चार्ज भी हो जाएगा। अब आते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी पे। और इसमें जो पहली खबर है वो है वर्ल्ड बैंक की। उसने जो है कार्बन हटाने वाला पहला बॉन्ड जारी किया है। इसकी कीमत कितनी है? $225 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसको मैंने पिछली क्लास में जो मैंने सार इसका पढ़ाया था, जिसमें उसमें अच्छे से समझाया था। तो बॉन्ड है, मतलब जिसके पास अतिरिक्त पैसा है वो इस बॉन्ड को खरीदेगा और बाद में ये 9 साल तक उसके पास बॉन्ड रहेगा। और 9 साल तक जो पैसा इसके द्वारा दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक को, उस पैसे का इस्तेमाल वर्ल्ड बैंक पर्यावरण अनुकूल कामों में करेगा, जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना या फिर अन्य काम। तो ये 9 साल तक जो व्यक्ति इसको खरीदेगा उसको फायदा क्या होगा? उसको रिटर्न मिलेगा। मान लिया इसने 100 रुपये लगा के खरीदा, तो 9 साल बाद इससे दोबारा वर्ल्ड बैंक खरीदेगा। बस बॉन्ड का इतना ही काम होता है यार। जब बिल जारी किए जाते हैं तो उनकी अवधि 1 साल से कम होती है और बॉन्ड जो है 1 साल से ज़्यादा के लिए जारी किए जाते हैं। तो जो 100 रुपये में इसने खरीदा है वही जब वर्ल्ड बैंक खरीदेगा तो अपनी निश्चित रेट पर खरीदेगा। मान लिया 110 रुपये पर खरीदेगा तो इसको 100 के बदले 110 रुपये मिलेंगे। यही कारण है कि लोग बॉन्ड या फिर बिल को खरीदने के लिए आगे आते हैं। इसकी परिपक्वता अवधि ये देखिए 2033 तक परिपक्वता अवधि रखी गई है। अमेजन वर्षा वनों को बचाने की कोशिश की जाएगी और भी कई काम किए जाएंगे, बस याद रखिएगा। 225 मिलियन इसकी राशि है 9 वर्ष के लिए, मतलब 2033 तक। और वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। और वर्ल्ड बैंक की जो शाखा है यार, उसका नाम तुम याद कर लो, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, IBRD, उसने जारी किया है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म होगी। कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण के लिए एक कार्यशाला। अब समझ लो यार कि कार्बन कैप्चर होता क्या है। कार्बन कैप्चर, जैसे कोई उद्योग चल रहा है और कार्बन का मिशन हो रहा है, तो ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा उस कार्बन को तुरंत इकट्ठा कर लिया जाएगा और दूसरी जगह कहीं गहरी चट्टानों में या फिर सतह के नीचे जो है उसको दबा दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा। बस यही कार्बन कैप्चर, मतलब कार्बन को पकड़ के कहीं दबा देना, फिर बाद में उसके दूसरे तरीके से इस्तेमाल उसको कर लिया जाएगा। बस यही है। तो इसी पर जो है एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। नीति आयोग ने अमेरिका सरकार के सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन किया, याद रखिएगा। बस यही है। कार्बन कैप्चर का उपयोग भारत के विशाल कोयला भंडार का उपयोग करके एक स्वच्छ कोयला गैसीकरण अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाना है। हवा से CO2 को हटाकर उन उत्सर्जनों को संतुलित कर सकता है। तो ना केवल जो उद्योग लगे हैं या जो फैक्ट्रियां लगी हैं उनसे कार्बन को इकट्ठा करेगा, बल्कि जो हवा में है मौजूदा कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी कैप्चर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण स्वच्छ होगा। गुमटी नदी भैया का है चर्चा में है। बांग्लादेश के पूर्वी जिले में बाढ़ आई है और बांग्लादेश ने इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। बात करें गुमटी नदी की, तो ये त्रिपुरा नदी में बहती है और इस पर एक बांध बना है, डंबूर बांध बना है। तो बांग्लादेश कह रहा है कि यही खोला गया और इसी वजह से बाढ़ आई। तो इसीलिए गुमटी नदी आपको याद रखनी है। कहाँ की नदी है? त्रिपुरा की नदी है, जो बांग्लादेश से होते हुए गंगा जी में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो त्रिपुरा की सबसे लंबी नदी है और इसकी सहायक नदियां आपको याद रख लेनी, राइमा और शर्मा। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेट जीरो कार्बन इमिशन वाला। मतलब यहाँ पे जो भी काम किए जाते हैं वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। उन कामों को करने के दौरान कार्बन का इमिशन नहीं होता है। भारत में 3 नए वेटलैंड फिर से खोजे गए हैं और उनका नामकरण हुआ है। तो अब जो है कुल वेटलैंड कितने हो गए हैं? 85 हो गए हैं। इनके नाम कतई तुम रट लो, नंजरायण पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य, ये दोनों तो हैं तमिलनाडु में, और तीसरा हो गया मध्य प्रदेश में तवा जलाशय। कुल 3 नए रामसर साइट्स जो हैं वो सूची में शामिल हो गए हैं।
रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये 2 फरवरी 1971 को इस पे साइन किए गए थे। कहाँ? ईरान में एक स्थान है रामसर। ये सब यार तुम खूब जानते होगे, कई बार पढ़ा होगा और मैंने ही कई बार बताया होगा। लेकिन यहाँ पे जो एक और यूनिक चीज़ आपको याद रखनी है, ये लागू कब हुआ था? 1975 में लागू हुआ था। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को शामिल हो गया था, साइन कर दिए थे 1 फरवरी 1982 को। लेकिन भारत के जो 2 पहले रामसर साइट थे वो कब घोषित हुए थे? 1980 में। इसको, इन 3 फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। तो 2 कौन कौन से थे? एक तो केवलादेव राजस्थान का था, केवलादेव, और दूसरा था चिल्का झील। इन दोनों को 1980 में रामसर साइट घोषित किया गया था। नीलकुरिंजी पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, एक संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में जो है इसको वर्गीकृत कर दिया गया है। ये काम करता कौन है? IUCN करता है। और किसके जरिए करता है? अपनी रेड लिस्ट के जरिए करता है। ये जो नीलकुरिंजी है, ये फूल है, ये 12 वर्षों में खिलता है, तो इसको संकटग्रस्त प्रजाति में डाल दिया गया है, बस याद रखिएगा। और ये फूल सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है? तो साइलेंट वैली है। कहाँ ये साइलेंट वैली? केरल में है, यहाँ पर पाया जाता है। और इस वैली से, साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कुंती नदी बहती है, इसीलिए इसके नाम में भी कहीं ना कहीं कुंती लगा हुआ है, कुरिंजी। इसका रंग जो है बैगनी और नीला होता है। आदि चुनचनगिरी और चुलनुआर आदि, अब यार इसका नाम तुम देख लेना, आदि चुनचुनगिरी और चुलनुआर, इन दोनों को मोर अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। आदि चुनचनगिरी कहाँ है? कर्नाटक में, और चुलनुआर जो है वो केरल में है। दोनों को मोर अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। और यहीं पर एक फैक्ट अच्छा है, वो तुमको याद रखना चाहिए। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मधुमेह रोधी एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है गुड़मार। कहाँ खोजी गई है? गया जो बिहार में है, वहाँ पर एक पहाड़ी है ब्रह्मयोगिनी पहाड़ी, वहीं पर वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। इसका नाम है गुड़मार। ठीक, गुड़ मतलब मीठे को, मारने वाली मतलब मधुमेह को मारने वाली। इसका वैज्ञानिक नाम तुमको याद रखना है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। इससे पहले CSIR द्वारा जो मधुमेह की दवा बनाई गई, मधुमेह रोधी दवा BGR 34, इसका नाम याद रख लेना है। इसमें भी गुड़मार का इस्तेमाल हुआ है। और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी को शुगर कहा जाता है। तो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए इसमें क्षमता है। और ऐसा ये किस कारण कर पाता है गुड़मार? इसमें एक एसिड पाया जाता है, जिम्नेमिक एसिड। ये जिम्नेमिक एसिड क्या करता है? आंतों में शर्करा के अवशोषण को रोकता है, आंतों में शर्करा के अवशोषण को रोकता है, और जो ग्लूकोज है वो प्रभाव नहीं दिखा पाता है अतिरिक्त, और इस तरह से मधुमेह कंट्रोल हो जाता है। तो जिम्नेमिक एसिड तुमको याद रखना है, इसी से संबंधित है। और कहीं ना कहीं इसी एसिड के नाम पे ही इसका वैज्ञानिक नाम भी है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। तो जिम्नेमिक या फिर जिम्नेमा, ऐसे याद रखिएगा। तो अगर आप एसिड याद रखेंगे तो उसका वैज्ञानिक नाम ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो 1 पंथ 2 काज हो रहे हैं, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। हिंद महासागर में 3 संरचनाओं के नाम जो हैं भारत ने रखे हैं, उन तीनों के नाम देख लीजिए। अशोक, सीमाउंट अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। एक है सीमाउंट अशोक, मतलब समुद्र के अंदर कोई बड़ी सी पहाड़ी टाइप की, और 2 है रिज, एक चंद्रगुप्त और दूसरा कल्पतरु। इनकी खोज हुई है, और खोज जो है किसने की है? राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र नकपोर, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि कहाँ है? गोवा में। इसको यार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि है कहाँ, तो वहाँ पर इसने खोजा है हिंद महासागर में इन संरचनाओं को। और इनको मंजूरी किसने दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संस्थाएं हैं, कौन कौन सी? IOC, इंटर गवर्नमेंटल ओशन कमीशन, और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने जो है इसको मंजूरी दे दी है। तो जो IHO है, इसका हेडक्वार्टर याद कर लेना। अरे यार, इसका हेडक्वार्टर तुम देख लेना, मुझे भी नहीं याद आ रहा है, और इसमें दिया भी नहीं है। भारत इसका सदस्य है, बस ये जरूर याद कर लेना। हेडक्वार्टर चाहे छोड़ भी देना, भारत इसका सदस्य है। 61 वर्ष बाद ग्रेट फॉर रिंग क्या है? एक तितली है, तो नाम याद कर लेना, ग्रेट फॉर रिंग। 61 वर्ष के बाद खोजी गई है। कहाँ? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। यह है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से हमने पर्यावरण भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है रिपोर्ट और सूचकांक की, इसको भी फटाफट कर लेते हैं। जस्टिस हेमा कमेटी ने रिपोर्ट जारी की। अब सवाल बनता है कि जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट जो है किससे संबंधित है? तो पहले बात करते हैं कि ये हेमा मालिनी नहीं है, ये हैं जस्टिस, पूर्व जस्टिस हैं हेमा। उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। काहे के लिए? मलयालम जो फिल्म उद्योग है, उस उद्योग में महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, उसकी छानबीन करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो इसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में बताया कि महिलाओं के साथ वाकई में यौन शोषण होता है। बाकी आप चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन इसको ऐसे ही याद रखना, जितना बता दिया उतना ही याद रखना। कर्नाटक में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने रिपोर्ट जारी की और कहा कि सबसे ज़्यादा जो चार्जिंग स्टेशन है वो कर्नाटक में है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, उसके ठीक ऊपर है। तीसरे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश है, इसको याद कर लेना। कुल 3 ही फैक्ट हैं, इनको याद रख लेना है। बहुआयामी भेद्यता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने इसको लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है वो आपको याद रखना है। इसको जारी कौन कर रहा है? UNGA, यानी कि यूनाइटेड नेशन इसको जारी कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जो छोटे द्वीपीय राज्य और विकासशील देश हैं, उनको कम ब्याज वाली वित्त पोषण
तक बेहतर पहुंच दे दी जाए, मतलब उनको कम ब्याज पे पैसा मिल सके, बस इसी के लिए ये सूचकांक जारी किया गया है। ये सूचकांक बताएगा कि जो डेवलपिंग देश है या फिर आइलैंड है वो कितना इसके लिए योग्य है, क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या उसके सामने समस्याएं आ रही हैं, बस इसी का मापन जो है इस इंडेक्स के जरिए किया जाएगा। बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, याद कर लेना। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 NIRF, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसकी घोषणा हुई है, करता कौन है? शिक्षा मंत्रालय। और इसमें जो बात सामने आई है निकल के, और कहा गया है कि समग्र रैंकिंग, आपको और सब छोड़ देने हैं, दिए तो इन्होंने कई हैं, लेकिन समग्र रैंकिंग आपको याद कर लेनी। लगातार 6ठे वर्ष इंडियन इंस्टीट्यूट, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, IIT मद्रास, वो पहले स्थान पर रहा है। यूपी का कौनों संस्थान आया है कि नहीं आया? तो IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर जो है वो 5वें नंबर पे है। और देखिए शिक्षा की बात हो रही है तो मच्छर भी आके यहाँ पे विचरण करने लगा है। 5वें नंबर पे IIT कानपुर है। और क्या देखना है इसमें, ये सब ऊपर का तामझाम आपको छोड़ देना है। ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, और इसको जारी किया है ब्रांड फाइनेंस नाम की एक कंपनी ने। और इसमें कहा गया है कि, अच्छा नाम से देखो जाहिर हो रहा है कि ग्लोबल फूड और ड्रिंक्स की बात हो रही है, तो सबसे मूल्यवान ड्रिंक जो है वो भारत का अमूल बना है। इसकी फुल फॉर्म तुम याद कर लेना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल दूध पीता है इंडिया, तो ये विश्व का सबसे मजबूत और मूल्यवान ड्रिंक है अमूल। ये तो बात हो गई ड्रिंक की, अब बात करते हैं फूड की। तो दुनिया का सबसे मूल्यवान और मजबूत फूड है वो है नेस्ले, मूल्यवान खाद्य ब्रांड है नेस्ले। ये है कहाँ की कंपनी? स्विट्जरलैंड की। आपने देखा होगा घर में दूध वगैरह आता है तो उस पर 2 तोते बने हुए होते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं घोंसले के ऊपर, वही नेस्ले है। बस आपको इतना ही याद रखना है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, 500 कंपनियों की वैश्विक लेवल पे एक लिस्ट जारी की, और उसमें वालमार्ट जो है वो 11वें नंबर पे, 11वीं बार जो है पहले स्थान पर रही है। अमेरिका की कंपनी है वालमार्ट। अपने यहाँ की कौन सी है? स्वाभाविक सी बात है कि रिलायंस ही होगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 86वें स्थान पे है, पहले 88वें पे थी। अब जो एक और खबर है, एक रिपोर्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कतई तुम इसको रट लेना। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। एक फैक्ट तो आपको ये तैयार करना है। इस अवसर पर जो रिपोर्ट जारी की गई उसका नाम क्या है? भारत के बाघ अभयारण्य आदिवासी बाहर निकलें और पर्यटकों का स्वागत है। इसको अंग्रेजी में याद रखिए, इंडियाज टाइगर रिजर्व, ट्राइबल्स गेट आउट, टूरिज्म टूरिस्ट वेलकम। ये रिपोर्ट है। जारी किसने की है? तो आर राग ने जारी की है। इसकी फुल फॉर्म देखिए, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, इसने इसको जारी किया है। तो ये यही बता रहा है कि जो भारत में जो टाइगर रिजर्व हैं उनके जरिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उस पर्यटन से जो ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइब्स हैं, उन पर जो निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, जो अपना जल जंगल और ज़मीन छोड़ने के लिए बाधित हो रहे हैं, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो कहा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर के कारण कम से कम 5.5 लाख अनुसूचित जनजातियाँ, ट्राइब्स जो हैं वो, अन्य वनवासी ट्राइब्स और जो दूसरे वनवासी हैं वो विस्थापित होंगे। बस यही इस रिपोर्ट में कहा गया है। तुमको ये संख्या याद रख लेनी है 5.5, और इस संस्था का नाम याद रखना है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी मिल गई है। एकीकृत पेंशन योजना बोले तो यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको मंजूरी दे दी गई है। और पहला सवाल जो है वो बनेगा कि ये कब लागू होगी? तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसने स्थान कौन सा लिया, या इससे पहले कौन सी चल रही थी? तो इससे पहले न्यू पेंशन स्कीम चल रही थी जो 1 जनवरी 2004 से लागू है, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये जो यूपीएस लाई जा रही है, ये किस समिति की अनुशंसा पर लाई जा रही है? तो टीवी सोमनाथन, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, उसी की सिफारिशों पर इसको लागू किया जा रहा है। पेंशन का निर्धारण कैसे होगा? जो कर्मचारी है उसके जो अंतिम 12 महीने हैं उनमें जो वो वेतन पाएगा, उस वेतन का औसत निकाला जाएगा, और उस औसत का 50% जो है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो जो उसके आश्रित हैं उनको 60% जो पेंशन है उसका कुल 60% उपलब्ध कराया जाएगा। यदि ऐसे कर्मचारी भी हैं जो 10 साल तक ही काम करते हैं, 10 साल तक ही काम करते हैं, तो उनके लिए न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है, ये पेंशन जिस फंड से दी जाएगी उसमें 10% योगदान जो है कर्मचारी के वेतन का रहेगा, और सरकार का योगदान जो है वो 18.5% रहेगा। दोनों आंकड़े आपको एकदम रट लेने हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है अश्विनी वैष्णव, जो कि सूचना और संचार प्रसारण मंत्री हैं, इसके साथ ही रेल मंत्री भी हैं। इसको वेब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और इसका संबंध किससे है दोस्तों? ये जो सम्मेलन है, विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसको वेब्स कहते हैं, इसका आयोजन गोवा में होने वाला है। तो उसकी तैयारी के लिए ये एक तरह का चैलेंज है, जिसमें फिल्म निर्माण, गेमिंग, संगीत, इन सब क्षेत्रों में एक तरह से अभ्यास कराया जाएगा। एक चैलेंज के जरिए प्रतिभाओं को तैयार कराया जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसको याद रखिए। राष्ट्रीय चिकित्सा पोर्टल की बात करते हैं तो जेपी नड्डा ने इसको लॉन्च किया है। यह है क्या दोस्तों? देश के जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो पंजीकरण के लिए पात्र हैं, उन सब की सूचनाएं जो हैं, उनसे संबंधित सारी जानकारी इस पोर्टल पे उपलब्ध रहेगी, याद रखिएगा। बात करें प्रॉम्प्ट ड्रिप्स और जल विद्युत डीपीआर पोर्टल, इनका शुभारंभ किया है किसने? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। 3 पोर्टल हैं। प्रॉम्प्ट को देखते हैं। जो थर्मल परियोजनाएं हैं उनकी ऑनलाइन निगरानी के लिए प्रॉम्प्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये दिल्ली से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। तो जो थर्मल परियोजनाएं हैं उनके लिए प्रॉम्प्ट, और जो पावर सेक्टर के लिए आपदा रोधी अवसंरचना जिसको ड्रिप्स कहते हैं, वो जिन क्षेत्रों में बिजली व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आई, आंधी चली या बाढ़ आई या भूकंप आया तो बिजली बाधित हो जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों की तुरंत पहचान करके वहाँ पे तुरंत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए ड्रिप्स नामक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है।
फिर जल विद्युत संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनका सर्वेक्षण करने के लिए जल विद्युत DPR पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह ऑनलाइन पोर्टल केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा विकसित किए गए हैं, आपको ये भी याद रखना है। कृषि निर्णय सहायता पोर्टल जो है किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। इसको KDSS पोर्टल कहते हैं। KDSS का मतलब क्या है? K का मतलब है कृषि, D का मतलब डिसीजन और S का मतलब है सपोर्टिंग सिस्टम। तो ये ऐसा सिस्टम है जो उपग्रह चित्रों इत्यादि के माध्यम से किसानों की जो जानकारी है उनकी कृषि से संबंधित वो उनको मुहैया कराएगा। बस इतना याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU 2.0 इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और ये जो है 2024-25 से लेकर 28-29 तक एक्सटेंड की गई है। इस अवधि के लिए इसको लॉन्च किया गया है, इसको मंजूरी मिली है। इसके तहत जो शहरी क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में जो शहरी गरीब और मध्यम वर्ग हैं उनको 1 करोड़ नए घर जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करें तो दोस्तों ये 2015 में शुरू की गई थी। मॉडल सोलर विलेज की बात करें तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मतलब कैसे कोई सोलर विलेज बनाया जाएगा, नाम से ही जाहिर है एक विलेज को ऐसे डेवलप किया जाएगा ताकि वो अन्य गाँव के लिए जो है वो मॉडल के रूप में काम कर सके। तो सोलर विलेज बनाया जाएगा, मतलब यहाँ पर जो ऊर्जा आवश्यकता है वो सोलर एनर्जी से पूरी होगी। तो सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक, इसको ध्यान में डाल लीजिएगा। 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक सोलर विलेज को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानों की जो है वो मौज होने वाली है। जो भी खैर एक जिले में एक ही होगा तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जिसके पाले में ये जाएगा उसकी मौज होगी। एक गांव माने जाने के लिए आबादी जो है वो 5000 रखी गई है, ये भी याद रखिएगा। और इसका कार्यान्वयन कौन करेगा ये भी दिमाग में डाल लीजिए। इसका कार्यान्वयन जो है वो जिला स्तरीय समिति की देखरेख में अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी करेगी। प्रधानमंत्री जीवन योजना की बात करें तो इसका विस्तार हुआ है, इसीलिए ये चर्चा में रही है। कब तक के लिए? 2028-29 के लिए, याद रखिएगा। और इसी अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का भी विस्तार हुआ है। तो दोनों की जो अवधि है वो सेम है, इसलिए याद रखिएगा। 5 वर्ष के लिए मतलब 28-29 तक के लिए बढ़ाई गई है। यह योजना है क्या दोस्तों? यह योजना जो कृषि अवशेष हैं उनकी बिक्री के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का काम करती है और प्रदूषण को कम करने का काम करती है। तो इससे क्या होगा, जो 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हमारा वो कहीं ना कहीं पाना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन योजना अधिशेष बायोमास और कृषि अपशिष्ट से जो दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल है उसके विकास पर केंद्रित है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। तो अगर साधारण शब्दों में कहें प्रधानमंत्री जीवन योजना क्या है? एक तरह से इथेनॉल पर्यावरण अनुकूल ईंधन बनाने से संबंधित है, जिसमें फसल अवशेषों का इस्तेमाल किया जाएगा। वो जो है 2028-29 तक के लिए बढ़ा दी गई है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। नए आपराधिक कानूनों के लिए 4 ऐप जो है उनका अनावरण किया गया है। 4 अगस्त को जो सहकारिता मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने चंडीगढ़ से इनको लॉन्च किया है। तो ई साक्ष्य ऐप, इसके तहत क्या होगा, जो गवाही है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, ये सब एक सर्वर पर सेव की जाएगी और एक ही क्लिक में सभी अदालतों के समक्ष उपलब्ध रहेगी। कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि इसके तहत जो साक्ष्य जो प्रूफ है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। ई समन दोस्तों, जो अदालतें हैं वो समन पुलिस स्टेशनों या फिर संबंधित व्यक्ति को ऑनलाइन जारी करेंगी। तीसरा है न्याय सेतु। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, जो अस्पताल हैं, फोरेंसिक लैब हैं, इन सबको कनेक्ट करा दिया जाएगा ताकि जो रिपोर्ट का हस्तांतरण जो है वो ऑनलाइन हो सके। तो जो बीच में अदला बदली हो जाती थी उससे बचा जा सकेगा। न्याय श्रुति की बात करें तो अदालत जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों को सुनने में सक्षम रहेगी। अब ये नहीं होगा कि जा रहा है गवाही देने और रास्ते में मार दिया, फिल्मों में अक्सर होता था। आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े जो 3 कानून हैं वो 1 जुलाई 2024 से लागू हैं। तो इस तरह से योजना और कार्यक्रम वाला एक चैप्टर हमने पूरा किया। अब दूसरा है बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा से संबंधित, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, RBI ने इसको जारी किया है, पेश करने की घोषणा की है। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है दोस्तों? साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि जो छोटे ग्रामीण जो उधारकर्ता हैं उनके लिए आसानी से ऋण की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। बस इतनी सी बात है। ULI, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, मतलब इनको जो है लोन लेने के लिए ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इनकी सारी जानकारी जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगी ताकि जल्दी से बैंक मूल्यांकन करे और ऋण इनको उपलब्ध करा सके। REC और जनपा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और जनपा मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। काहे के लिए भैया समझौता हुआ है? महाराष्ट्र में बधावन बंदरगाह के विकास के लिए समझौता हुआ है। बात करें REC की तो ये फाइनेंस उपलब्ध कराती है। किन क्षेत्रों में? इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट वाले क्षेत्रों में पैसा देती है। तो जनपा को ये पैसा उपलब्ध करा रही है, याद रखिएगा। इसीलिए दोनों के बीच समझौता हुआ है। सेबी ने एक चैटबॉट उपलब्ध कराया है, लॉन्च किया है सेवा। तो सेबी क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है किसकी? निवेशकों की। तो निवेशक जो हैं शेयर बाजार में जो पैसा निवेश करते हैं उनके लिए चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। मतलब वो इससे जो प्रश्न पूछेंगे वो उनको ये बता देगा। जैसे विभिन्न कोचिंग संस्थान जैसे दृष्टि हो गया, बायजूस हो गया, ये सब अपना अपना चैटबॉट रखे हैं। तो ये ऐसा चैटबॉट है सेबी का। क्या नाम है उसका? सेवा। तो वो करेगा निवेशकों की सेवा। जोमेटो ने इवेंट टिकटिंग का अधिग्रहण कर लिया है। ये किसकी है इवेंट टिकटिंग? पेटीएम की। तो ये साधारण सी खबर है, इसको ध्यान में डाल लीजिएगा। सरकार द्वारा 35% तक बायो बिटुमेन मिश्रण की अनुमति दी गई है।
नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन में 35% तक लिग्निन क्या है, पौधों के जो रेशे होते हैं उनको बांधने वाला एक तत्व है जो पौधों में ही पाया जाता है। तो कहा है कि जो बिटुमेन है उसमें 35% तक इसको मिलाया जा सकेगा। 1 टन पराली से 30% बायो बिटुमेन जो है वो मिलता है और इसमें लिग्निन को मिलाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, पराली के जो रेशे हैं वो एक तरह से संगठित हो जाएंगे, बंध जाएंगे। तो बिटुमेन किसका हिस्सा होता है, पराली का हिस्सा होता है, और जो अन्य कृषि अवशेष होते हैं उनका हिस्सा होता है। ये काला पदार्थ है दोस्तों, कच्चे तेल के आसवन से बनता है। इसका उपयोग सड़कें बनाने में और छतों को बनाने में भी किया जाता है। बिटुमेन कच्चे तेल के आसवन से प्राप्त होता है और ये जो पराली वगैरह है, धान का भूसा है, इससे भी प्राप्त होता है। 90% जो सड़कें हैं दोस्तों वो बिटुमिनस परतों के माध्यम से तैयार की जाती हैं। सौर पैनल निर्माताओं के लिए नियम बनाए गए हैं दोस्तों। उनमें क्या है, अपने वार्षिक आयात निर्यात और विनिर्माण संबंधी जो सुविधाएं हैं उनके बारे में जो कंपनियां हैं सोलर प्रोडक्ट बनाने वाली, जानकारी को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का हिस्सा है, इस स्व प्रमाणन की समीक्षा करेगा। मतलब इसकी समीक्षा करेगा कि किसने किसने अपलोड किया है और जो जानकारी अपलोड की है वो क्या सही है, वास्तविक है कि ऐसे फर्जी फेंक दिया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो देश इस समय सोलर एनर्जी के क्षेत्र में फोकस कर रहा है उसकी निगरानी करने के लिए, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको कम करने के लिए। शिखर धवन आप सब जानते हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू, इन सब से संन्यास लेने की घोषणा की है। तेगवीर सिंह की बात करें दोस्तों तो ये 5 वर्ष का पंजाब का एक बच्चा है। इसने माउंट किलिमंजारो जो कि दोस्तों तंजानिया में एक चोटी है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तो तेगवीर जो है वो एशिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है जिसने इसे फतेह कर लिया है। शक्तिकांत दास दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इनको बधाई दी है। काहे के लिए, दूसरी बार ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट में इनको A+ रेटिंग दी गई है। इनके साथ डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के जो केंद्रीय बैंक हैं उनके गवर्नरों को भी यही रेटिंग मिली है। तो इस रेटिंग को याद रखिएगा, A+। काहे के लिए, मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास, मुद्रा स्थिरता, मतलब अच्छे प्रदर्शन के लिए इनको ये रेटिंग दी गई है। तो मोदी जी ने इनको बधाई दी है। मोहम्मद यूनुस, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको चूक मार्ग सामग्री में बेहतर तरीके से कराई हैं। मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में जो है इन्होंने शपथ ग्रहण की। और इनको यह शपथ दिलाई किसने, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। किसकी जगह पर ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं, शेख हसीना की जगह पर। और इन्होंने दोस्तों बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना में और गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इनको 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। नियुक्तियों को देख लेते हैं। चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी SBI के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। जय शाह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष इनको निर्वाचित किया गया है। इससे पहले ICC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, मतलब किनका स्थान ले रहे हैं ये, तो ग्रेग बर्कले का। इनसे पहले दोस्तों कुछ भारतीय हैं जिन्होंने ICC का नेतृत्व किया है। उसमें जगमोहन डालमिया, श्रीनिवासन, शशांक मनोहर, इनको खाली दिमाग में डाल लीजिए, रटना नहीं है। इससे पहले दोस्तों ये BCCI सचिव के रूप में भी चुने गए थे 2019 में। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो क्रिकेट से संबंधित जितनी भी ऊंची ऊंची संस्थाएं हैं एशिया में, लगभग सब पर इनका कब्जा है। सतीश कुमार जो हैं वो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा, जो कि प्रयागराज की हैं, इनका स्थान ग्रहण किया है। B श्रीनिवासन NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राहुल नवीन ED के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। विकास लखेरा की बात करें दोस्तों तो असम राइफल्स के ये नए महानिदेशक बनाए गए हैं। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रहरी कहा जाता है। ग्रिनसन जॉर्ज, ये दोस्तों CMFRI कंफ्री के निदेशक बनाए गए हैं। कंफ्री की बात करें तो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। यह है कहाँ, कोच्चि में। इसका मुख्यालय भी याद रखिएगा और ग्रिनसन जॉर्ज को भी याद रखिएगा। नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। द्रौपदी मुर्मू ने नए राज्यपालों की नियुक्ति की। कुछ अनुच्छेद हैं जो आपको ध्यान में अपने रखने हैं। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 156 में क्या है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो ये सब चीज़ें आप पॉलिटी में भी पढ़े होंगे, बस इसको यहाँ पर एक बार दोहरा लीजिए। 157 में क्या है दोस्तों, 157 में कहा गया है, मतलब जो राज्यपाल है उसकी योग्यता का उल्लेख किया गया है। कुछ राज्यपाल हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। सिक्किम के राज्यपाल नए बनाए गए हैं, ओम माथुर। असम और मणिपुर के एक ही हैं, कौन, लक्ष्मण प्रसाद। इनको याद कर लीजिएगा, 2 स्टेट के तैयार हो जाएंगे। पंजाब के गुलाब चंद कटारिया, महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन, मेघालय के हैं विजय शंकर। बस इतने ही याद रखिएगा। मनोज मित्तल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिडबी के नए अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं। सिडबी की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये काम क्या करता है, जो स्मॉल MSMEs हैं उनको लोन उपलब्ध कराता है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको लोन उपलब्ध कराता है। CSIR के पूर्व निदेशक हैं महानिदेशक गिरीश साहनी, इनका निधन हो गया, इस वजह से चर्चा में रहे हैं। इनकी विशेषज्ञता क्या है, इन्होंने प्रोटीन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम किया है और इन्होंने पहली स्वदेशी क्लाट बस्टर दवा जो है बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लाट बस्टर मतलब जो बॉडी में क्लाट बन जाते हैं उनको खत्म करने से संबंधित एक तरह की दवा है, उसका निर्माण गिरीश साहनी ने किया। कैसे याद रखना, ग्रीस जो है दोस्तों वो एक स्नेहक है, मतलब चिकना कर देने वाला। आप यदि बाइक या कोई और उपकरण चलाते हैं तो उसमें ग्रीस की आवश्यकता होती है। तो ग्रीस एक तरह से जो
क्लाट है उसको चिकना कर देता है, मतलब हटा देता है, ऐसे समझिएगा, क्लाट को खत्म कर देता है। तो वही क्लाट बस्टर दवा जो है ग्रीस ने बनाई है, ऐसे याद रखिएगा। पूर्व थल सेना अध्यक्ष नाम क्या है भैया उनका? सुंदर राजन पद्मनाभन, इनका निधन हो गया है। आईसीजी के महानिदेशक हैं, उनका निधन हुआ है, क्या नाम है? राकेश पाल। ये 25वें बनाए गए थे जुलाई 2023 में। आईसीजे के इंडियन कोस्टल गार्ड उसके नए महानिदेशक बनाए गए थे, अभी इनका निधन हो गया है 59 वर्ष की आयु में। और अभी एक पोत जो है वो लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप पिछली क्लास में आपको बताया था, ये समुद्र प्रदूषण से संबंधित एक पोत है, ये आईसीजी का ही पोत है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला फैक्ट है, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी, इनका निधन हो गया है। कहाँ की थी आपको ये भी याद रखना है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में इनका जन्म हुआ था। पद्मश्री होल्डर थी, पद्म भूषण और विभूषण दोनों मिले थे, इसके साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है। मेलबर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पर रामचरण तेजा जो तेलुगु एक्टर हैं दोस्तों, उनको भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत की उपाधि दी गई है, बस यही याद रखिएगा। और इसमें मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? रॉयल फेल को। इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ आपको याद रखना नहीं है। अगली खबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइएगा। 22 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए, और ये पहली बार प्रदान किए जा रहे हैं गोविंद राजन पद्मनाभन। पहले हम लोग सुंदर राजन पद्मनाभन को पढ़े हैं, जिनका निधन हो गया है, जो थल सेनाध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पर गोविंद राजन पद्मनाभन की बात हो रही है। इनको पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। 2024 से ही ये शुरुआत हो रही है। कुल 4 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में? 4 रट लेना है। यह पुरस्कार दिया जाएगा विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। तो अभी किसके लिए दिया गया? विज्ञान रत्न के लिए। किसको? गोविंद राजन पद्मनाभन। और विज्ञान टीम का पुरस्कार किसे दिया गया? चंद्रयान 3 जो 3 है उसकी टीम को दिया गया, ये भी याद रखिएगा। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो देने की घोषणा की गई है, अक्टूबर में ये दिए जाएंगे। और इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पे सूरज वड़जात्या को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, फिल्म का नाम है कंतारा। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म आटम, मलयालम भाषा की। तो कुल 3 फैक्ट हैं, याद रखिएगा। और क्रम भी याद रखिएगा, 70वें क्रम के हैं। रीगा की बात करें तो इसको लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रैवल अवार्ड दिया गया। रीगा बोले तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहला सवाल है कहाँ? तो हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जो है इसको दिया गया। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? भारत का एकमात्र कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन इमिशन वाला एयरपोर्ट कौन सा बना है? ईगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली। तो रीगा और ईगा दोनों को याद रखिएगा, दोनों इस बार चर्चा में रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो दिया गया है, ग्रैंड कॉलर ऑफ तिमोर लिस्ते, याद रखिएगा। तिमोर लिस्ते की राजधानी की बात करें तो कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली इसकी राजधानी है, दिल्ली। जिसके दिल के रिश्ते हैं भले, वो है तिमोर लिस्ते। तेरे मेरे रिश्ते दिल के रिश्ते, ऐसे याद रखिएगा। तिमोर लिस्ते दिल्ली राजधानी है। खैर चाहे जैसे बना लीजिएगा, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। द्रौपदी मुर्मू को फिजी का भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, क्या नाम है उसका? नागरिक सम्मान कैंपेनियन आर्डर ऑफ फिजी। इतना ही याद रखिएगा। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रातू विलियम, इन्होंने यह पुरस्कार दिया है। और ये जो आर्डर ऑफ फिजी है, कैंपेनियन आर्डर ऑफ फिजी, ये 2023 में मोदी जी को भी मिल चुका है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितेंद्र सिंह को डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इनको दिया गया है। और दिया किसने है? एसीपी ने। एसीपी क्या है? अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, इसने यह पुरस्कार दिया है। ये कॉलेज क्या करता है दोस्तों? जो वयस्क देखभाल हैं उसमें विशेषज्ञता रखने वाले जो डॉक्टर हैं उनका एक संगठन है, तो इस क्षेत्र में अच्छे काम करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत के जितेंद्र सिंह को दिया गया है। उदार शक्ति अभ्यास, इंडियन एयरफोर्स वायुसेना और मलेशिया की वायुसेना, रॉयल मलेशियाई वायुसेना, इनके बीच हुआ है कहाँ? कुआंतन मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मित्र शक्ति की बात करें दोस्तों तो यह अभ्यास वार्षिक अभ्यास है, श्रीलंका और भारतीय सेना के बीच हुआ है। आयोजन इसका कहाँ हुआ है? तो श्रीलंका में हुआ है, याद रखिएगा। पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण में तमिलनाडु के सुलूर में हो रहा है, और जो दूसरा चरण है वो राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुआ है। चर्चित पुस्तकों को देखते हैं। वैज्ञानिक उद्यमी, लाखों महिलाओं को सशक्त करना, सौम्या स्वामीनाथन की किताब है, इंपॉर्टेंट है। ये MS स्वामीनाथन की बिटिया हैं। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, सांसद भीम सिंह की किताब है। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ब्रायन लारा की है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड वॉरियर्स, सुदीप्ता सेनगुप्ता की पुस्तक है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, उनको भी देख लेते हैं। 7 अगस्त को आप चाहें तो सब देख लीजिएगा। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, और 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखना है? हथकरघा भी हाथ से चलता है और भाला भी हाथ से ही फेंका जाता है, तो दोनों में हाथ जो है वो क्या होता है? साथ आता है। तो 7 मतलब 7, किसकी बात हो रही है? 7 अगस्त की। तो दोनों दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाए जाते हैं। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। फिर बात करें 14 अगस्त की, तो इसको भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त आप सब जानते हैं, इसकी थीम याद कर लीजिएगा, विकसित भारत एट 2047। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी भी थीम इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा इसकी थीम रही है।
29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हॉकी के जादूगर, क्या नाम है उनका, मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। बोत्सवाना दोस्तों अफ्रीकी देश है, क्यों चर्चा में है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा जो है यहाँ पर खोजा गया है। वैश्विक उत्पादन में हीरे के 20% योगदान जो है वो बोत्सवाना का है। इसकी राजधानी गैबरोन है। मकर रेखा बोत्सवाना से होकर गुजरती है और कालाहारी रेगिस्तान का लगभग 70% हिस्सा बोत्सवाना में है। कामचटका प्रायद्वीप दोस्तों रूस में है और यहाँ पर भूकंप आया है और उस भूकंप के चलते यहाँ पर एक ज्वालामुखी है सिबलुच, उसमें विस्फोट हो गया है। कुरिल द्वीप की बात करें दोस्तों तो ये रूस और जापान के बीच एक विवादित द्वीप है, याद रखना है। तुर्काना झील कहाँ है? विकल्प में तुर्की भी रहेगा, गच्चा मत खाइएगा। तुर्काना झील दोस्तों केन्या में है। अभी क्यों चर्चा में है? वैज्ञानिकों ने इसका अभी सर्वेक्षण किया है। तुर्काना झील विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है और ये अपने हरे नीले रंग के लिए जानी जाती है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। और अब बात करते हैं खेल की। खेलों में पेरिस ओलंपिक को अच्छे से मैंने अचूक मार्ग सामग्री में बताया है। कुछ फैक्ट आपको यहाँ भी देख लेने हैं। आयोजन 26 से 11 अगस्त के बीच, कहाँ? पेरिस में। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 1 रजत, 5 कांस्य, सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते हैं। मतलब कुल पदक 6 जीते हैं, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर और 0 गोल्ड। 71वें स्थान पर भारत रहा है। मनु भाकर ओलंपिक में भारत की पहली पदक जीतने वाली निशानेबाज महिला बनी है। इसके साथ ही वो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी है। अब तक कुल मिलाकर भारत ने कितने पदक जीते हैं ये फैक्ट आपको उसमें नहीं कराया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 41 पदक जीते हैं। केडी यादव पहले पदक विजेता थे, एथलीट के तौर पर इन्होंने भारत के लिए पदक जीता था 1952 में। ऐसे ही कणम मल्लेश्वरी जो कि भारोत्तोलक हैं, उन्होंने पहली महिला के तौर पर पदक जीता था वर्ष 2000 में। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2008 में ओलंपिक में गोल्ड जीता था और पहले भारतीय बने थे और इस बार ओलंपिक ऑर्डर भी इन्हें ही दिया गया है। प्रथम ओलंपिक का आयोजन 1896 में एथेंस में किया गया था। ओलंपिक का आदर्श वाक्य आपको रट लेना है, ये मैंने उसमें नहीं कराया है। CTS LTS 40S, इसका मतलब होता है तेज, उच्चतर और मजबूत। बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। भारत के पदक देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में सिल्वर जीता है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित में ब्रॉन्ज जीता है। स्वप्निल कुशाले, इन्होंने 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज जीता है और अमन सहरावत 57 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और भारतीय हॉकी टीम ने, पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है। किसको हरा के? तो स्पेन को हरा के, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक पदक यूएस ने जीते हैं, कुल 126। दूसरे स्थान पर चाइना रहा 91 और भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं और पाकिस्तान ने कुल 1 पदक जीता है और वो भी गोल्ड जीता है। जेवेलियन थ्रो की बात करें दोस्तों तो लॉजेन डायमंड लीग, यहाँ पर दूसरा स्थान जो है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है, याद रखिएगा। दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। विनेश फोगाट काफ़ी चर्चा में रही थी, इनको आपको ध्यान में डाल लेना है। 50 किलोग्राम श्रेणी में ये खेलने वाली थी और इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। प्रत्येक भार वर्ग जो है 2 प्रतियोगिता दिनों में आयोजित किया जाता है, तो एक दिन ये पार कर गई थी और दूसरे दिन जो है इनका वजन बढ़ गया था। विनेश फोगाट को गोल्ड के लिए लड़ना था, तो वो खिलाड़ी कौन थी? यूएसए की सारा हिल्डेब्रांट, इनका सामना करना था। इससे पहले सेमीफाइनल में क्यूबा की गुजमैन के साथ इनका मुकाबला हुआ था, जिसमें इन्होंने गुजमैन को हरा दिया था। श्रीजेश, जो पी श्रीजेश हैं दोस्तों, जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। ये सेवानिवृत्त गोलकीपर हैं, PR श्रीजेश। जैसे ही हॉकी ने जो ब्रॉन्ज जीता ओलंपिक में, उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। स्पेन को हराकर दूसरी बार कांस्य पदक जो है वो इनकी बदौलत हॉकी में जीता गया। ये खेल रत्न सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। पेरिस ओलंपिक में ही दोस्तों नोवाक जोकोविच ने क्या किया है? अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जीता है। किसे हरा के? कार्लोस अल्कराज को। नोवाक जोकोविच दोस्तों ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखना है। और ये ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी बन गए हैं, ये भी याद रखना है। ग्लोबल महिला कबड्डी लीग की बात करें तो इसका हरियाणा में पहली बार आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह से खेल भी कंप्लीट हो गया है। अब कुछ और शब्द देख लेते हैं जो चर्चा में रहे हैं, जो शब्द मंजूषा के तहत दिए गए हैं, उन्हें आपको याद रखना है। नेट्स 2.0 क्या है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। क्या होगा? जो भारतीय युवा हैं, जो डिग्री धारक हैं, स्नातक हैं, उनको कौशल प्रदान किया जाएगा 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक। ई कार्यालय क्या है दोस्तों? सरकार की एक ऐसी स्कीम है जो सभी कार्यालयों में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। मतलब जो कार्यालयों के काम है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, बस इतना आपको याद रखना है। एंजल टैक्स की बात बजट में की गई थी, इसको समाप्त करने की घोषणा की गई है। 1 अप्रैल 2025 से ये प्रभावी हो जाएंगे। इससे संबंधित परिवर्तन मतलब 1 अप्रैल 2025 से ये समाप्त मान लिया जाएगा। ये होता क्या है? जो नए स्टार्टअप वगैरह होते हैं, जो गैर सूचीबद्ध होते हैं, मतलब जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होते हैं, ऐसे स्टार्टअप के द्वारा जो धनराशि इकट्ठी की जाती है उस पर जो टैक्स लगता है वो एंजल टैक्स कहा जाता है। 2012 में इनको आयकर अधिनियम 1961 के तहत लाया गया था, तो लाने का वर्ष भी याद रखिएगा 2012। सिंट्रिचिया कैनिन वृष, इतना याद रखिएगा। सिंट्रिचिया ये क्या है? एक इकाई है, मतलब शैवाल है। इसकी खोज चीन में की गई है और ये मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में भी उगने की क्षमता रखती है। इंजेक्शन बोरवेल शब्द चर्चा में है, क्यों दोस्तों? आंध्र प्रदेश में ये चर्चा में रहा है। विशाखापत्तनम में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नागरिकों ने इंजेक्शन बोरवेल का अपनाया है। इंजेक्शन बोरवेल को अपनाया है। बोरवेल मतलब बोरिंग, उसमें क्या होगा? इंजेक्शन लगाया जाएगा। मतलब जो वर्षा का पानी है उसको छतों के माध्यम से इकट्ठा करके इसमें इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भूजल स्तर को बढ़ाने से संबंधित ये एक स्कीम है जो वहाँ के नागरिकों ने अपनाई है। ऐसा मुझे लगता है सभी को करना चाहिए।
चांदीपुरा वायरस क्यों चर्चा में? गुजरात में इसके मामले सामने आए हैं। आरएनए वायरस है और ये मच्छर प्रजातियों के काटने से होता है और इसकी खोज जो है पहली बार महाराष्ट्र के चांदीपुरा में की गई थी, इसलिए इसको चांदीपुरा वायरस कहा जाता है। अगली महत्वपूर्ण योजना है आदर्श कौशल ऋण योजना। इसमें संशोधन किया है सरकार ने और ये योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय शुरू कर रहा है, ना कि वित्त मंत्रालय। विकल्प में वित्त मंत्रालय भी दिया रहेगा, भ्रमित मत होइएगा। इसमें क्या है, जो उन्नत लेवल हाई लेवल के जो कौशल वाले स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हैं उनको लोगों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, उनकी मतलब कोई खरीद के उनको और उनको सीख सके, उसके लिए लोन ब्याज मुक्त ऋण जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। उसकी सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 7.5 लाख रुपए जो है आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे बैंक के द्वारा, याद रखिएगा। तो 1.5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दिया गया है। कश्मीरी बिलो दोस्तों, बिलो एक लड़की नहीं यार, लकड़ी होती है जिससे बल्ले बनाए जाते हैं। ये काफ़ी चर्चा में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर रही है, इसके बल्ले फेमस हो रहे हैं। ये एक पर्णपाती वृक्ष है, कश्मीर में पाया जाता है। ISI मार्क आपने देखा होगा, कुछ जो प्रोडक्ट हम बाजार से लाते हैं प्राय उन पे ISI का जो ठप्पा है वो लगा रहता है। जो रसोई से संबंधित उपकरण हैं यार, रसोई सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इनको लॉन्च किया है। मतलब ये फैसला लिया है कि उन पर भी रसोई से संबंधित जो उत्पाद हैं जैसे स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनके बर्तनों पर ISI का जो मार्क है वो अनिवार्य कर दिया गया है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के दिशा निर्देश जो हैं वो अनिवार्य कर दिए गए हैं। BIS ही इसको लगाता है, ISI को जारी करता है। BIS की स्थापना 2016 में हुई थी। BIS के अन्य मार्क क्या हैं? हॉल मार्क हो गया, इको मार्क हो गया है। हॉल मार्क दोस्तों जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं उन पर लगाया जाता है, जैसे सोना हो गया, तो हॉल मार्क वाला आभूषण अनिवार्य कर दिया गया है सोने के लिए, सोने से संबंधित। और इको मार्क की बात करें तो ऐसे कृषि उत्पाद जो पर्यावरण अनुकूल होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है। आश्रय का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अनुच्छेद 19 के तहत निवास के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार से संबंधित माना है, याद रखिएगा। आश्रय का अधिकार चर्चा में क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे के जो बुनियादी ढांचे के विकास और भूमि पर अवैध रूप से जो लोग कब्जा किए हैं उनके संबंध में फैसला सुनाते वक्त कहा है कि सरकार को संतुलन बनाते हुए चलना है कि अपनी भूमि भी खाली करा लो और जो आश्रय का अधिकार है जो लोगों को अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 के तहत मिला है वो भी उनका ना छीने। तो इस तरह से ये चर्चा में रहा है, याद रखिएगा।